यदि सम्राट के जाने के समय महारानी की गर्भावस्था स्थिर हो और उनके लौटने पर बच्चा गायब हो जाए तो सम्राट को किस पर संदेह होगा? हरम की दो कट्टर दुश्मनें महल में ही थी, अगर एक को नुकसान होता तो स्वाभाविक रूप से दूसरी पर ही मुख्य संदेह होता। इसलिए सम्राट के प्रस्थान करने से पहले हमें उन्हें ये सूचित करना होगा कि महारानी की गर्भावस्था स्थिर नहीं है। इस तरह अगर महारानी का बच्चा खो भी जाता है तो ठोस सबूतों के अभाव में सम्राट इस महल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। यू लैंग को अचानक रोशनी दिखाई दी। महारानी सचमुच बुद्धिमान है, ये नौकर गलती कर बैठा। महारानी ने ठंडे लहजे में उपहास किया और आगे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद झाओ चेन महल के शाही अध्ययन कक्ष के अंदर झाओ जुनियाओ मंत्रियों के साथ राजकीय मामलों पर चर्चा कर रहे थे और दोपहर का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। ली शेनगान अचानक अंदर आया, उसका चेहरा गंभीर था। महामहिम, महारानी के कक्ष से कोई खबर लेकर आया है। ऐसा लगता है कि महारानी को गर्भावस्था में कुछ परेशानी हुई है। झाओ जुनियाओ अपनी आंखें आधी बंद करके शांति के एक पल का आनंद ले रहा था। इस तरह की परेशान करने वाली खबर के अचानक आने से वह बेहद नाराज था। अगर उसे कोई समस्या हो रही है तो इंपीरियल फिजिशियन को फोन करो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। गर्भावस्था शुरू होने के बाद से उसने शायद 80 या 100 बार भी गर्भावस्था संबंधी समस्याओं का दावा किया होगा। महारानी निंग और महारानी हुईपेन के समय उन्होंने कभी इस तरह का अनावश्यक हंगामा नहीं किया था। इतने सारे झूठे दावों का सामना कर चुके झाओ जुनियाओ को ऐसे बहानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका इस मामले में कोई दखल देने का इरादा नहीं था। ली शेनगान भय से कांपते हुए वहां से चला गया। यदि सम्राट नाराज थे तो उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता था? ज़ेफू महल की यंग यूए ने लगातार उनसे विनती की। नपुंसक, कृपया पुनः सूचना दें। हमारी परम उपपत्नी वास्तव में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। ली शेनगान भी नाखुश थे। क्या यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि पहले के सभी मामले झूठे ऐलान थे? ये बार बार होने वाली घटनाएं, यहाँ तक कि वह एक हिजड़ा भी धैर्य खो रहा था। सम्राट की तो बात ही छोड़िए। उसने कहा, श्रीमती यंग यूए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि सम्राट व्यस्त हैं। राजकीय मामले सर्वोपरि हैं। मैं आपको केवल यही सलाह दे सकता हूँ कि यदि कोई वास्तविक समस्या हो तो कृपया शाही चिकित्सक को बुलाएं। सम्राट मुक्त होते ही अवश्य आएंगे। फिर उन्होंने सलाह देते हुए कहा, जल्दी लौट आओ। कुछ ही देर में कई मंत्री सम्राट से राजकीय मामलों पर चर्चा करने के लिए आने वाले हैं। यंग यू के पास कोई और विकल्प न होने के कारण उसने उसे धन्यवाद दिया और चली गई। इस पूरे समय वह यही सोचती रही, शुरू से ही तो ये सब शाही उपपत्नी की गलती थी, जो सम्राट को बुलाने के लिए हमेशा गड़बड़ी का बहाना बनाती रहती थी। अगर ऐसा न होता तो वह स्थिति में न होती, यहाँ तक कि हिजड़ाली भी धैर्य खो बैठा था। अब जब सचमुच कोई मुसीबत आ गई थी तो सम्राट को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तो बस इतना कहकर बात टाल दी, शाही वैद्य को बुलाओ। अब वह क्या करे? लौटने पर वह ये सब कैसे समझाएगी? यंग यू चिंता से भरी हुई थी। इसी बीच कुलीन उपपत्नी शेह असहनीय दर्द में थी। पेट पकड़े हुए वह बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। मेरी गर्भावस्था 5 महीने की है और हमेशा से सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक समस्याएं कैसे हो सकती हैं? कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा। ये कहने के बाद वह फिर चिल्लाई, कोई जाओ और जांच करो। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। जो कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उसे दफनाने की कोई जगह न मिले। उसकी नब्ज की जांच कर रहा शाही चिकित्सक भय से उछल पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। महामहिम, कृपया घबराएं नहीं। नाड़ी की जांच के अनुसार यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। कुलीन उपपत्नी शीघ्र क्रोधित थी। वह अचानक उठ बैठी। क्या ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है? यह मेरा बच्चा है। यह इतनी बड़ी चिंता का विषय कैसे नहीं हो सकता? उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल हो गई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी तीखी निगाहें उसे किसी प्रतिशोधी भूतनी की तरह दिखा रही थी। शाही चिकित्सक कांप उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें महामहिम। कुलीन उपपत्नी शेह इतनी क्रोधित थी कि उनकी छाती फूलने लगी। अचानक उनके पेट में तेज दर्द हुआ। उनका चेहरा जम गया और वे बिस्तर पर गिर पड़ी। जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शोर सुनकर यंग यूए अंदर दौड़ी। महामहिम, क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? यंग यू ने देखा कि महारानी दर्द से अपना पेट पकड़े हुए हैं और उसने जल्दी से चादर हटा दी। अगर उसने न देखा होता तो बेहतर होता। ये देखकर यंग यू दंग रह गई। खून, खून है। यंग यू की प्रतिक्रिया देखकर महारानी ने भी हाथ नीचे किया। आंखें खोलकर उन्होंने अपनी उंगलियों पर खून की कुछ बूंदें देखी। शारीरिक दर्द और मानसिक आघात के कारण उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वे बेहोश हो गईं। शाही चिकित्सक, जल्दी आइए। यंग यू ने घबराकर अपने हाथ हिलाए। शाही चिकित्सक भी भयभीत हो गया और उसने पुरुषों और महिलाओं के बीच शिष्टाचार की चिंताओं को दरकिनार करते हुए चादर हटाकर उसकी जांच की। फिर उसने उसकी नाड़ी देखी। लगभग उतने ही समय के बाद जितना समय एक अगरबत्ती को जलने में लगता है, आखिरकार उसने राहत की सांस ली। महान महिला व्याकुल थी, जिससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा है। रक्तस्राव की स्थिति गंभीर है, लेकिन स्थिति में सुधार की पूरी उम्मीद है। हालांकि, लेकिन क्या? यंग यू ने जल्दबाजी में पूछा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो देवताओं को भी बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी जाकर दवा तैयार करती हूँ। जब महारानी भ्रूण को सुरक्षित रखने वाली दवा पी लेंगी तो उन्हें बिस्तर पर आराम करना होगा और हर हाल में क्रोध से बचना होगा, वरना। शाही चिकित्सक ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। फिर भी ज़ेड्यू इतनी डरी हुई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज चिकित्सक, आपको नन्हे राजकुमार को बचाना होगा। मेरी महारानी ने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है और अंततः इस मुकाम तक पहुंची है। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। शाही चिकित्सक ने आह भरी। अगर उसे पता था कि ऐसा होगा तो उसने ऐसा क्यों किया? इतने बड़े पेट के साथ ठीक से आराम करना बेहतर नहीं होता? इतना हंगामा क्यों मचाया? हालांकि बाहरी तौर पर वह कुछ नहीं कह सका और बस सिर हिला दिया। भ्रूण को संरक्षित करने वाली दवा तैयार करने के बाद शाही चिकित्सा बयूरो लौट आए और तुरंत कुलीन महिला की स्थिति की सूचना दी। झाओ जुनिया को यह खबर उसी शाम मिली। उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी, चेहरा गंभीर था। क्या वह शुरू से ठीक नहीं थी? क्या किसी ने जांच की है? कारण क्या है? वह गर्भवती थी और स्वस्थ थी। भ्रूण को अचानक इतनी परेशानी होने का कोई कारण जरूर होगा। घुटनों के बल बैठे शाही चिकित्सक एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सच कहा। महाराज, मैंने सब कुछ जांच लिया है। महारानी के महल में कुछ भी असामान्य नहीं है। एकमात्र संभावित कारण महारानी की भावनात्मक अस्थिरता, अत्यधिक उतार चढ़ाव हो सकता है। आम लोगों के लिए उदासी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए लंबे समय तक उदास रहना कभी भी अच्छा नहीं होता। गंभीर मामलों में इससे भ्रूण को परेशानी हो सकती है। इससे भी अधिक गंभीर मामलों में गर्भपात होना भी आम बात है। काफी विचार विमर्श के बाद शाही चिकित्सक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही एकमात्र संभावित कारण था। झाओ जुनियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। भावनात्मक अस्थिरता, इस वजह से उनके विचार में यह अति नाटकीय और बचकाना दोनों था। हरम की औरतें सचमुच अजीब होती हैं। जब उनके बच्चे नहीं होते तो वे एक बच्चे की चाहत रखती हैं, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वे ऐसा व्यवहार करती हैं। आखिर वे चाहती क्या हैं? झाओ जुनियाओ को थोड़ी झुंझलाहट हुई। वह दिन भर उन मंत्रियों से निपटने में दिमाग खपाता रहा। पहले से ही हद से ज्यादा थका हुआ था, फिर भी हरम की औरतें शांति बनाए नहीं रख सकी। ये सचमुच बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन चाहे उसे कितनी भी झुंझलाहट महसूस हो रही हो, उसे उससे मिलने जाना ही था, है ना? आखिरकार बच्चा तो उसका अपना था। औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं होती। गर्भावस्था के दौरान वह उसकी ज्यादा उपेक्षा नहीं कर सकता था। बस थोड़ा और सहन कर लो, क्योंकि वे उसकी पत्नियां थी। उसे उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। ये निर्णय लेने के बाद झाओ जुनियाओ ने अपनी झुंझलाहट को दबाया और ज़ेफू महल की ओर चल पड़ा। कुलीन पत्नी पहले ही जाग चुकी थी। यंग यू उनकी देखभाल कर रही थी और उन्हें गर्भ संरक्षण औषधि पिला रही थी। जब हिजड़े ने सम्राट के आगमन की घोषणा की तो महारानी भावनाओं के उफान से भर उठी और उनकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। चचेरा भाई, पुरुषों को शायद ऐसी महिलाएं पसंद नहीं आती जो छोटी छोटी बातों पर अस्थिर और उन्मादी हो जाती हैं। झाओ जुनियाओ सम्राट थे और वे हरम में आराम करने आए थे।
उन्हें ऐसा व्यवहार और भी ज्यादा नापसंद आया, इसलिए झाओ जुनियाओ चले गए। कुलीन उपपत्नी शिव बहुत निराश थी। वह बिस्तर पर गिर पड़ी और उसके आंसुओं से तकिया भीग गया। यंग यू बेहद चिंतित थी। महामहिम, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, शाही चिकित्सक ने कहा। आपको प्रसन्न रहना चाहिए। यंग यू आखिरी कुछ शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। खुश, भूल जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने शब्द बदल दिए। आपको अपना मन शांत रखना होगा। कुलीन उपपत्नी शिव ने यह सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंसुओं से तकिया भीग गया। उसे बेहद व्यंग्य का भाव महसूस हुआ। शांत मन, हाँ, क्या वह शांत रह सकती है? यंग यू, आपको क्या लगता है कि सम्राट अपने दक्षिणी निरीक्षण दौरे पर किसे साथ ले जाएंगे? यंग यू बोलने में हिचकिचाई, मन ही मन सोचने लगी, महाराज, आप हमेशा उन्हीं बातों पर क्यों अटके रहते हैं जिनसे आपको दुख होता है? चाहे वह किसी को भी ले जाए, हम उसके साथ नहीं जा सकते। इसके अलावा इसके बारे में पूछकर क्या आप सिर्फ खुद को दुखी करना चाहते हैं? यंग यूई को चुप देखकर कुलीन पत्नी शिव ने कुछ ठंडी हंसी हंसते हुए मन ही मन बुदबुदाया, सम्राट निश्चित रूप से लेडी शिया को ले जाएंगे। ये महल जानता है। जब वह बोल रही थी, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, जिससे यंग यू कांप उठी। यंग यू ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वह चमक गायब हो गई थी। शायद उसने ऐसा सोचा होगा, महामहिम, क्या आप नन्हे राजकुमार के जन्म के बाद इस बारे में नहीं सोच सकती? आप इस तरह खुद को परेशान नहीं कर सकती। लेकिन कुलीन उपपत्नी शेह ने अपना सिर हिलाया। तुम गलत हो यंग यू, ये कष्ट मांगने के बारे में नहीं है। वह इसे नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उस कमीनी लेडी जिया को दिन ब दिन और अधिक पसंदीदा बनते देख कौन जानता था, एक बार लेडी जिया के बच्चा हो जाए तो शायद वह सब कुछ उलट पुलट कर दे। एक पसंदीदा सम्मानित महिला जिस पर उसकी चचेरी बहन की नजर पड़ गई हो, शायद डरावनी न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से परेशान करने वाली थी। लेडी जिया एक अजय दिलचट्टे की तरह थी, हमेशा मौजूद, कभी कभार प्रकट होकर उसे घृणा दिलाती। कुलीन उपपत्नी शेह को भला ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा क्रोधित होती। चादर के नीचे छिपी उसके नाखून उसकी हथेलियों में जोर से गड़ गए, मानो उन्हें भेदने की कोशिश कर रहे हों। देवी शिया, जब तक मैं शिववांशन यहाँ हूँ, आपको कभी चैन नहीं मिलेगा। उन्हें यह विश्वास करने से इनकार था कि एक प्रतिष्ठित कुल की और वह भी गर्भवती कुलीन पत्नी एक साधारण सम्मानित महिला को नीचा नहीं दिखा सकती। किंग्या निवास। शिया रुकी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे नींद आ रही थी और वह सोने ही वाली थी कि अचानक उसे कपकपी हुई और वह तुरंत जाग गई। बिस्तर के पर्दों को धुआं देकर साफ कर रही ज़ेड डर के मारे उछल पड़ी। महोदय, क्या हुआ? जैसे ही शिया रुकी का दिमाग शांत हुआ, उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। कितनी ठंड है? ज़ेड ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। महामहिम, अब लगभग छठा महीना शुरू हो चुका है। चंद्र पंचांग का छठा महीना। इसका मतलब था गर्मी के चरम दिन। भीषण गर्मी के मौसम की शुरुआत में किसी को ठंड लग रही थी। शिया रुकी को भी ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। उसने कुछ पल रुककर अपनी भावनाओं का आकलन किया, फिर शर्माते हुए मुस्कुराई, शायद मैं आधी नींद में थी। तुम बिल्कुल सही थे। अगर तुम्हें सच में ठंड लग रही है तो मुझे शाही चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। शिया रुकी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस जम्हाई ली और फिर से सो गई। सोते सोते उसने ज़ियुए को याद दिलाया, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। कल बहुत व्यस्त दिन रहेगा। जी हाँ, मेरी महिला। बिस्तर के पर्दों को धुआं देकर कीटाणु रहित करने के बाद ज़ेड चुपचाप दीपक लेकर चली गई। शिया रुकी ने अपने 1 महीने के भत्ते में से चांदी के सिक्के खर्च करके आंतरिक मामलों के मंत्रालय से अपने लिए एक बड़ी और खूबसूरत अंगूर की बेल मंगवाई थी। कल उसे रोपा जाना था और मिट्टी तैयार की जानी थी। अंगूर की बेल की मालकिन होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे सावधानीपूर्वक निगरानी करनी थी। जाहिर है, मुख्य कारण यही था कि वह बहुत आलसी थी। जब वह पहली बार यहाँ आई थी, तब उसने अंगूर की बेल लगाने की इच्छा जाहिर की थी और अब उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो रही थी। बाद में, चाहे अंगूर खाने के लिए हो या शराब बनाने के लिए, अंगूर की बेल का पास में होना कितना सुविधाजनक होगा। अगले दिन कई छोटे हिजड़े गड्ढा खोदने के लिए सुबह जल्दी आ गए। शिया रुकी द्वारा चुनी गई जगह आंगन के दाहिनी ओर स्थित बगीचे में थी। पहले वहां फूल लगाए गए थे, लेकिन किसी ने उनकी देखभाल नहीं की, इसलिए वे अच्छे से नहीं बढ़े और शिया रुकी ने उन सभी को हटवा दिया। ज़ेड उसके लिए ठंडी हर्बल चाय लेकर आई। शिया रुकी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, बाद में हम यहाँ चारों ओर घास लगाएंगे और फिर कुछ और फलदार पेड़ भी लगाएंगे। ऐसे पेड़ जिनमें वसंत में फूल आते हैं और शरद ऋतु में फल लगते हैं, जैसे आड़ू, नाशपाती और चेरी के पेड़। खाने पीने की शौकीन होने के नाते वह कभी भी ऐसी चीजें नहीं लगाएगी जो केवल सजावटी हो और खाने योग्य न हो। ज़ेड ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह हमें खाने के लिए फलों की कमी नहीं होगी और हमें ठंडक पाने के लिए एक छायादार जगह भी मिल जाएगी। इस आंगन में पहले से ही बांस लगे हुए हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी नहीं है। अगर हम और फलदार पेड़ लगा दें तो और भी ज्यादा खुशबू आएगी। शिया रुकी ने बेहद प्रसन्नता से कहा, एक बार इस आंगन की सजावट हो जाए तो ये पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सचमुच, सम्राट आज भी मुझ पर बहुत स्नेह करते हैं। भले ही नियमों के कारण मेरी पदोन्नति न हो, वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छी तरह रहूं और आनंद लूं। ये तो बिल्कुल जायज है। हरम में भला कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? महारानी माँ और महारानी भी कोई गलती नहीं निकाल पाएंगी। इसलिए महल में किसी का जीवन अच्छा हो या न हो, यह मुख्य रूप से सम्राट पर निर्भर करता है। यदि सम्राट आपको पसंद करते हैं और आपका पक्ष लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी चापलूसी करना चाहेगी और आपको सम्मान दिलाएगी। इसका आपके वास्तविक पद से कोई लेना देना नहीं है। यदि सम्राट आपका पक्ष नहीं लेते, तो रखेल होना, चाहे वह उच्च पद की ही क्यों न हो, पूरी तरह से व्यर्थ है। बेशक, इसका यह अर्थ नहीं है कि पद पूरी तरह से बेकार है। उच्च पद होने पर भले ही आप सम्राट की कृपा खो दें, जीवन फिर भी कुछ हद तक बेहतर होगा। इसीलिए हर कोई आज भी ऊंचा पद पाने के लिए बेताब है। जब वह जियाओ फांग हॉल में श्रद्धांजलि अर्पित करके लौटी, तो पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा चुका था। कई छोटे हिजड़े पेड़ लगाने में व्यस्त थे। शियाओ जीजी भी मदद कर रहा था। वह ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस मिट्टी को दबाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। ज़ेड थोड़ी चिंतित थी। महारानी, धूप तेज होती जा रही है, हमें अंदर वापस चले जाना चाहिए। 2 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। शी चेन, मौसम ठंडा होने पर हम देखने वापस आ सकते हैं। ज़ेड ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ज़िया रुकी को अभी थोड़ी चिंता थी। गर्मी का मौसम पौधों को रोकने के लिए सबसे अच्छा मौसम नहीं है। मुझे डर है कि वे जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पेड़ को मार सकते हैं। ज़ेड की आवाज में बेबसी झलक रही थी। ऐसा नहीं होगा मेरी मालकिन, आप उन्हें बहुत कमा रही हैं। शिया रुकी ने एक पल सोचा और बात मान ली। क्या ये वही लोग नहीं है जो शाही उद्यान में फूलों और पेड़ों की देखभाल करते हैं? ये सोचकर उसने चिंता करना छोड़ दिया। वह वापस गई, अपना चेहरा धोया, धूप में सुखा रही बेरों को पलटा और फिर अपने कमरे में लौट आई। कितनी गर्मी है, उसने पंखा चलते हुए कहा। ज़ेड ने उसके लिए ठंडे मूंग दाल के सूप का एक कटोरा लाया। शिया रुकी ने बिना दूसरी नजर डाले उसे पी लिया। उसे बहुत प्यास लगी थी। दोपहर के खाने में क्या खाएं? इतनी गर्मी है कि भूख ही नहीं लग रही। ज़ेड ने पास में रखे बर्फ के बर्तन पर एक नजर डाली और कहा, क्या मैं बर्फ के बर्तन को आपके करीब ले आऊं, मेरी मालकिन? जब ज़ेड ने इसका जिक्र किया, तभी ज़िया रुकी को याद आया कि कमरे में बर्फ का एक बर्तन रखा है। उसने तुरंत कहा, हाँ, जल्दी से इसे इधर कर दो। यह इतना मामूली था कि वह इसके बारे में पूरी तरह भूल ही गई थी। फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर था। कुछ लोग बर्फ चाहते थे, लेकिन उन्हें बर्फ नहीं मिल पाती थी। जैसे महारानी चेंगपेन और आदरणीय महिला हूँ। ऐसे भीषण गर्मी के दिनों में बर्फ के बिना जीवन कितना असहनीय होगा। महारानी चेंगपेन शायद उदास चेहरे के साथ कहेंगी, मुझे इसकी आदत हो गई है। आदरणीय लेडी हूँ संभवतः एक शरारती मुस्कान बिखेरेंगी और सोचेंगी, शिया रुकी, मैं देखना चाहूंगी कि तुम और कितने दिन इतनी बेफिक्र रह सकती हो। खांसी खांसी, खैर मैं विषय से भटक गया। झाओ जुनियाओ ने यंग यू के हाथों से दवा का कटोरा लिया और बिस्तर के बगल में बैठ गई। यंग यू हमेशा की तरह चतुर सबको बाहर ले गई। कमरे में केवल सम्राट और महारानी ही रह गए।
झाओ जुन्याओं ने औषधीय सूप को हिलाया, एक चम्मच भर सूप निकाला, धैर्यपूर्वक उस पर फूंक मारी और उसे महारानी के मुंह तक ले गई। एक घूंट पीने के बाद कुलीन उपपत्नी से आंसू बहाते हुए जोर से हंस पड़ी। मुझे लगा था कि चचेरा भाई अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहेगा। झाओ जुन्याओं ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं बस राजकीय मामलों में थोड़ा व्यस्त था। लेखक, व्यस्त हो, है ना? सम्राट, क्या आप भूल गए हैं कि आप हमारी किंग के घर कितनी बार आते जाते रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाओं को मनाना आसान होता है। जब वे गहरे प्यार में होती हैं, तो वे न केवल पुरुषों के झूठ पर विश्वास करती हैं, बल्कि खुद से झूठ बोलकर पुरुषों की मदद भी करती हैं। कुलीन उपपत्नी शेर संभवतः उसी अवस्था में थी। झाओ जुन्याओं के कुछ कोमल शब्दों से उसने उसकी बात मान ली और उसका मुंह तुरंत बारिश के बाद आसमान की तरह साफ हो गया। जब झाओ जुन्याओं ने देखा कि कुलीन महिला उसके सीने से प्यार से लिपटी हुई है, तो उसे दूर धकेलने की तीव्र इच्छा हुई। उसे महिलाओं का अत्यधिक लगाव पसंद नहीं था। उसे छूते हुए भी उसने अपनी बाहें बगल में ही रखी, उदासीन भाव से। उसे गले लगाने की कोई इच्छा नहीं थी। उस क्षण वह पूरी तरह से भूल गया था कि उसने लेडी जिया को अपनी बाहों में कैसे खींचा था। उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। जब बात महिलाओं की आती थी, तो वह ज्यादा सोच विचार नहीं करता था। उदाहरण के लिए, लेडी जिया की उपस्थिति में वह महिलाओं के अत्यधिक चिपके रहने के प्रति अपनी नापसंदगी को भूल जाता था। और नोबल कंसोर्ट के साथ उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि लेडी जिया उनके साथ कितनी चिपकी रहती थी। यह एक स्पष्ट विरोधाभास था, लेकिन वास्तविकता यही थी। कुछ ही क्षण बाद झाओ जुन्याओं ने धीरे से उसे दूर धकेल दिया और पूछा, आखिर हुआ क्या? शाही चिकित्सक ने कहा कि आपकी गर्भावस्था में गड़बड़ी हुई है। कुलीन उपपत्नी शेह ने खुशी के आंसू पोंछे और ऊपर देखते हुए कहा, चचेरे भाई, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। झाओ जुन्याओं ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओह। नोबल कंसोर्ट ने आगे कहा, मेरा बच्चा पहले से ही 5 महीने का है और हमेशा ठीक रहा है, लेकिन आज अचानक मेरी गर्भावस्था में गड़बड़ी आ गई। चचेरे भाई, क्या यह अजीब नहीं लगता? झाओ जुन्याओं की भौहें और भी गहरी हो गई। सच तो यह है कि उन्हें इस स्थिति में कुछ भी अजीब नहीं लगा। शाही चिकित्सक ने कहा था कि शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए समस्या निश्चित रूप से कुलीन पत्नी की भावनाओं से संबंधित रही होगी। वे साथ पले बड़े थे, वो उसके स्वभाव को कुछ हद तक जानता था। उसने तुरंत उसे दिलासा देने की कोशिश की, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। बोलते बोलते उसने लापरवाही से दवा का कटोरा एक तरफ रख दिया, फिर आगे कहा, आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। शाही चिकित्सक ने कहा है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुलीन उपपत्नी शीघ्र घबराने लगी। चचेरे भाई, क्या तुम जा रहे हो? झाओ जुन्याओं ने बाहर आकाश की ओर देखा और कहा, मुझे अभी भी शाही अध्ययन कक्ष में कुछ स्मारक दस्तावेजों की समीक्षा करनी है। आपको आराम करना चाहिए। इतना कहकर वह बाहर जाने लगा। कुलीन उपपत्नी शेह से सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उनके दूर जाते हुए रुख को लालसा भरी निगाहों से देखा। क्या आपको पता है कि आप मुझसे मिलने कब से नहीं आए हैं? चचेरे भाई, चचेरे भाई, चचेरे भाई, कृपया मेरे साथ रहो। उसकी आवाज में आशा और नाराजगी दोनों झलक रही थी। जब महारानी निंग और महारानी हुई पिंग गर्भवती थी, तो चचेरा भाई अक्सर उनसे मिलने जाता था। वह उनके लिए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? गहरे प्यार में डूबी महिला में हिस्टीरिया होने की संभावना अधिक होती है। झाओ जुन्याओ रुका, मुड़ा और उसने देखा कि कुलीन उपपत्नी शिल नंगे पैर जमीन पर खड़ी है। उसका चेहरा उम्मीद और विनती से भरा हुआ है। उसे सीने में जकड़न महसूस हुई और उसने अधीरता से कहा, वहां इस तरह खड़े रहने से क्या आपको ठंड लगने और बच्चे को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है? उसके कहने का मतलब समझते हुए कुलीन उपपत्नी शिल तुरंत बिस्तर पर लौट गई। झाओ जुन्याओ के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने यथासंभव विनम्र स्वर में कहा, राज के मामले महत्वपूर्ण है, आराम करो और याद रखना कि अगर कुछ भी हो जाए तो तुरंत शाही चिकित्सक को फोन करना। कुलीन उपपत्नी शेह ने सोचा था कि सम्राट यहीं रुकेंगे, लेकिन किसे पता था कि जिस क्षण उसने बात की, वह फिर से जाने के लिए था। उसके दिल में आक्रोश तुरंत उमड़ आया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। चचेरी बहन, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? जब महारानी निंग और महारानी हुई पेन राजकुमारियों के गर्भ में थी, तब तुम हमेशा मुझसे मिलने आती थी। मेरे लिए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सब कहते हैं कि हम बचपन के प्रेमी थे, लेकिन चचेरे भाई, क्या तुम कभी मेरे साथ अच्छे से पेश आए हो? उसके दिल में महीनों से पनप रहा गुस्सा पल भर में फूट पड़ा। उसका लहजा विषैला था और वह सारी सावधानी को ताक पर रख रही थी। एक पल के लिए वह भूल गई कि वह शाही पत्नी थी और वह सम्राट था। वह महारानी निंग और महारानी हुई पेन के बारे में भी भूल गई। एक सरल और मनमोहक रूप से अनाड़ी थी, जो सम्राट को देखते ही हमेशा प्रफुल्लित हो जाती थी। दूसरी, पानी की तरह कोमल, सौम्य और शालीन, कोमलता से शक्ति पर विजय पाने में माहिर थी। उनमें से कोई भी झाओ जुन्याओ का मूड अच्छा कर सकता था, जिससे उसे यह महसूस होता कि न जाना गलत होगा, मानो वह उन्हें निराश कर रहा हो। वह सब कुछ भूल चुकी थी। उसे बस इतना याद था कि उसकी नजरों में दूसरे लोग थे, लेकिन वह नहीं थी। बेशर्मी, झाओ जुन्याओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी आवाज गहरी गड़गड़ाहट जैसी थी और उसकी निगाहें तीखी थी। उसने अपने सामने खड़ी उस महिला को देखा, जो लगभग उन्माद की स्थिति में थी, और उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा पल भर में फूट पड़ा। ये कहना झूठ होगा कि उनके दिल में दर्द नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वांछिन अब पहले जैसी वांछिन नहीं रही थी। वह इतनी विषैली, इतनी दुखी और क्रोधित कब हो गई थी? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बर्फीली निगाहों से उसे घूरने लगा। महारानी के पद के अलावा आप और क्या चाहती हैं? मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ। कृपा के मामले में महारानी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आपको और किस बात से असंतुष्टि हो सकती है? उसे स्नेह चाहिए था, ठीक है। ज़ेफू महल में उसकी यात्राएं अन्य सभी रानियों की यात्राओं की तुलना में कहीं अधिक थी। क्या उसे रुतबा चाहिए था? ठीक है। उसने उसे महारानी के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली प्रथम श्रेणी की कुलीन पत्नी का पद प्रदान कर दिया था। उसे संपत्ति चाहिए थी, ठीक है। वह भेंट और पुरस्कार देने में कभी कंजूस नहीं था। महारानी के पास जो कुछ भी होता था, वह उसके पास भी होता था। क्या वह बच्चा चाहती थी? ठीक है। फिर वे और अधिक बार कोशिश करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह महारानी से पहले गर्भवती हो जाए। क्या ये सब काफी नहीं था? उसे और क्या चाहिए था? एक सम्राट के रूप में वह और क्या दे सकता था? वह हरम की हर महिला को बर्खास्त करके केवल उसे ही अपने पास नहीं रख सकता था। वह सम्राट था, यह संभव था। कुलीन उपपत्नी शेह उनके सवालों से अवाक रह गई। हाँ, भला मुझे और किस बात से असंतुष्टि हो सकती है? लेकिन लेडी जिया की अहमियत क्या है? वह लेडी शिया पर कितना मोहित था। झाओचेन महल ये कैसी जगह थी? यहाँ तक कि वह भी वहाँ कई बार नहीं रुकी थी। वह महिला पूरे 1 महीने तक झाओचेन महल में रही थी। ये कितना विनाशकारी झटका था। पहली बार उसे संकट का इतना गहरा एहसास हुआ। उसकी चचेरी बहन के दिल में कोई नया व्यक्ति था, और वह व्यक्ति वह खुद नहीं थी। झाओ जुन्याओ ने उसके सवाल पर ठंडी हंसी हंसी। लेडी शिया, आप लेडी शिया के बारे में पूछ रहे हैं? वह तो बस एक सम्मानित महिला है। वह आपको भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? उसके पास जो कुछ है, वह तुम्हारे पास जो कुछ है, उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। झाओ जुन्याओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका लहजा और भी ठंडा हो गया। महान महारानी, आपको संतुष्ट रहना चाहिए। कुलीन उपपत्नी शेह अचानक जोर से हंस पड़ी, एक बेकाबू उन्मादी हंसी, मानो उस पर किसी भूत का साया हो। वह तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास जो कुछ है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। सम्राट, आप मजाक कर रहे होंगे। लेडी जिया के पास जो कुछ है, वह मैं अपने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं कर सकता। यह आपका दिल है। झाओ जुन्याओ ने अपने होठों को एक ठंडी मुस्कान में सिकोड़ लिया। उसने तुम्हें इतना नाराज कैसे कर दिया कि तुम उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे? हरम में बहुत सी औरतें हैं, सब चयन प्रक्रिया से चुनी गई हैं। वे सब मेरी औरतें हैं। हालांकि झाओ जुन्याओ की कई निम्न श्रेणी की पत्नियां थीं, लेकिन वह अपनी महिलाओं के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार थे। चाहे उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त हो या न हो, उनके भोजन, वस्त्र, आश्रय और बुनियादी जरूरतें हमेशा सुनिश्चित थीं। बेशक महारानी चेन पेन जैसे मामले, जिन्हें सम्राट हमेशा भूल जाते थे और महल के परिचारकों को उन्हें परेशान करने की अनुमति देते थे, पूरी तरह से मायने नहीं रखते थे। आखिरकार ऐसी उपेक्षा उनका प्रत्यक्ष इरादा नहीं था। हाँ, ये सभी सम्राट की पत्नियां हैं। महारानी का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसमें जीवन का कोई अंश न रह गया हो, मानो वह स्वयं मृत्यु हो गई हो।
अभी दोपहर भी नहीं हुई थी और सूरज की गर्मी बहुत तेज हो गई थी। हवा बेहद गर्म थी। श्रेया रुकिन को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। जब श्रेया और जीजी खाना लेने गई तो वह भी परेशान थी। आप क्या खाना पसंद करेगी मेरी महिला? श्रेया रुकिन की पलकें झुक गईं, उसका पूरा शरीर बेजान सा हो गया। मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। श्रेया और जीजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे जाना पड़ा। जब वह लौटी तो हमेशा की तरह के पकवानों और सूप के अलावा श्रेया और जीजी ठंडे फलों का एक बड़ा कटोरा भी लेकर आई थी। वहाँ खरबूजे, रसीले आड़ू और तरबूज थे, सभी ठंडे और ताजगी भरे थे। श्रेया रुकिन सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। ये कहाँ से आए? ताजे फलों का पहला बैच पर्याप्त नहीं है। मुझे खेद है कि ये केवल सम्राट और महारानी के लिए ही उपलब्ध हैं। अधिक से अधिक एक गर्भवती कुलीन पत्नी को भी शामिल करें। प्राचीन कृषि आज की तरह विकसित नहीं थी और हर मौसम में सभी प्रकार के फल खाना संभव नहीं था। प्राचीन काल में फल और सब्जियां केवल मौसम के अनुसार ही उपलब्ध होती थी। एक महीना पहले या एक महीना बाद मिलना संभव नहीं था। उस समय उपलब्ध ताजे फल सभी पहली फसल के थे और उन्हें दक्षिण से लाया गया था। वे बेहद दुर्लभ थे। शाओ जीजी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, ये हिजड़े ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छे से कटे नहीं थे और इन्हें पेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक कटोरी छोड़ दी ताकि आप ताजा स्वाद का आनंद ले सकें। श्रेया रुकिन ने और करीब से देखा। उसने देखा कि इस अगेट के कटोरे में तल पर बर्फ की एक पतली परत बिछी हुई थी। उसके ऊपर करीने से कटे हुए फलों के टुकड़े 2 उंगल चौड़े और 3 उंगल लंबे करीने से सजे हुए थे। चमकीले लाल तरबूज का गूदा बिल्कुल बीजरहित था। खरबूजे का गूदा भी त्रुटिहीन रूप से कटा हुआ था और रसीला आड़ू उससे भी अधिक कोमलता से कमल की पंखुड़ियों के आकार में तराशा हुआ सबसे ऊपर रखा हुआ था। श्रेया रुकिन ने ऐसी थाली को देखते ही तुरंत उससे प्यार कर लिया। मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन वह हिचकिचा रही थी। ये बहुत ही सुंदर था, इसे देखना ही आनंददायक था, खाने की तो बात ही अलग थी। ज़ैयू ने बस मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम कृपया जल्दी खा लीजिए, नहीं तो बर्फ पिघलने के बाद इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहेगा। तभी ज़ैया रुकिन ने अनिच्छा से अगेट का कटोरा उठाया और फल खाना शुरू कर दिया। ज़ीयू एक तरफ खड़ी थी और बर्फ के बेसिन के पीछे से ठंडी हवा से पंखा चला रही थी। क्या यहाँ अंगूर हैं? बाद में चलो एक टोकरी लाते हैं और पीने के लिए अंगूर की शराब बनाते हैं। ज़ैयू ने कहा, मुझे डर है कि इसमें और आधा महीना लग जाएगा। आधा महीना तो बहुत कम समय था। जब तक वे पूरी तरह से पकेंगे तब तक शायद 1 महीना लग जाएगा। और अगर कोई सम्मानित महिला उन्हें खाना चाहे तो उसके लिए चांदी खर्च करनी पड़ेगी। सम्मानित महिला ने अभी अंगूर की बेल खरीदने के लिए 10 टाइल चांदी खर्च की थी। अब उन्हें अतिरिक्त चांदी कहाँ से मिलेगी? श्रेया रुकिन को भी देर से इस समस्या का एहसास हुआ। ज़ैयू, हमारे पास संदूक में कितना चांदी बचा है? हमारे पास अब बस कुछ टुकड़े ही बचे हैं, लगभग 5 या 6 टाइल। श्रेया रुकिन अचंभित रह गई। इतना कम कैसे बचा है? क्या सम्राट ने हमें एक बार 5 टाइल चांदी की सिल्लियों से भरा एक संदूक नहीं दिया था? ज़ैयू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ खर्च हो चुका है। श्रेया रुकिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने सोचा, मैं सचमुच बहुत खर्चीला हूँ। तब श्रेया रुकिन ने कहा, अच्छा तो फिर उसे अपने सम्राट पति से और अधिक मांगने का मौका ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर इसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं थी। आखिर किसने उसे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सुंदर व्यक्ति से शादी करने के लिए कहा था? फल खाने के बाद ज़ैया रुकिन को भूख लगने लगी। उसने बाजरे और मूंग की दलिया का एक कटोरा, थोड़े चावल और कुछ छोटी मोटी चीजें खाईं। फिर वह झपकी लेने चली गई। जब वह नींद से जागी तो फिर से शाम हो चुकी थी। बाहर की गर्मी धीरे धीरे कम हो गई थी। हल्की हवा चली, बांस सरसराए और ठंडी हवा का झोंका आया। श्रेया रुकिन पसीने से तरबतर थी। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने बर्फीले रेशम से बने साधारण कपड़े पहन लिए। फिर वह अपनी अंगूर की बेल की देखभाल करने चली गई। पेड़ के गड्ढे के नीचे कीचड़ का एक छोटा सा तालाब था। काम में व्यस्त रही शाओ जीजी ने आते ही मुस्कुराते हुए अपनी मालकिन का अभिवादन किया। क्या आप उठ गए हैं स्वामी जी? क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपके लिए भोजन लाऊं? श्रेया रुकिन चिढ़ गई। मैं अभी उठी हूँ, कोई जल्दी नहीं है, एक पल रुकिए। बोलते बोलते वह गड्ढे के पास बैठकर अपनी अंगूर की बेल की जांच करने लगी। क्या ये टिक पाएगा? शाओ जीजी ने अपनी छाती थपथपाई। बेशक ये बच जाएगा। श्रेया रुकिन ने करीने से छंटे हुए शाखाओं को देखा और उसे भी बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। भविष्य में आइए नीचे एक मेज लगा लें और शाम के समय यहाँ चाय पीने और ठंडी हवा का आनंद लेने आएं। शाओ जीजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको झूला झूलना पसंद है गुरुजी? आज ही मैंने गृह मंत्रालय से पूछा था और उन्होंने कहा कि वे हमारे लिए एक और झूला बना सकते हैं। श्रेया रुकिन ने हिसाब लगाया और फिर पूछा, इसके लिए काफी पैसे चाहिए होंगे, है ना? मेरे पास अब चांदी बिल्कुल नहीं बची है। अरे, एक अंगूर की बेल के लिए ही हमें 10 चांदी के सिक्के देने पड़े। झूले के लिए वे हमसे दोबारा पैसे कैसे ले सकते हैं? श्रेया रुकिन ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, झूले मजेदार हो सकते हैं और अगर यह मुफ्त में मिल रहा है तो मना करने का कोई कारण नहीं है। तभी अचानक बाहर से किसी ने घोषणा की, सम्राट आ गए हैं। ये सुनकर ज़ैया रुकिन चौंक गई और उसका अभिवादन करने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि गलती से उसका पैर कीचड़ पर पड़ गया। उसका पैर फिसल गया और वह अंगूर की बेल के नीचे बने कीचड़ के गड्ढे में गिर गई। मालिक, मालिक! ज़ैयू और ज़ियाओ ज़ीज़ी डर के मारे कांपते हुए जल्दी से दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन फिर भी वे एक कदम देर से पहुंची। धड़ाम! श्रेया रुकिन कीचड़ के कुंड में जा गिरी। झाओ जुनियाओ इतनी दूर था कि पहले उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। जब उसने शोर सुना और दूर से देखा तो उसने 2 नौकरों को पीले चेहरों के साथ जमीन पर गिरते हुए देखा। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ, यह उसकी पहली मुलाकात नहीं थी तो वे इतने डरे हुए क्यों थे? लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। 2 नौकर जमीन पर लेटे हुए थे और कीचड़ से सने किसी व्यक्ति की मदद करने की बेताब कोशिश कर रहे थे। श्रेया रुकिन का ऊपरी शरीर गड्ढे के बाहर पड़ा था, जबकि उसके पैर और पंजे अंदर फिसल गए थे। उसे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका टखना मुड़ गया हो। ये बहुत दर्दनाक था। गुरुजी, आपको चोट तो नहीं लगी? ज़ैयू ने चिंता से पूछा। शाओ जीजी अधिक चतुर थी, उसने ज़ैयू को खींचा और दोनों ने सम्राट के सामने सिर झुकाया। झाओ जुनियाओ उनकी तरफ नहीं देख रहा था, उसकी निगाहें पूरी तरह से श्रेया रुकिन पर टिकी हुई थी। वह कुछ अवाक रह गया। किंग, मुझे हमेशा से पता था कि तुम अनाड़ी हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी अनाड़ी हो सकती हो। एकदम सही तरीके से खड़े होने के बावजूद भी तुम फिसलकर अंदर आ गई। इस समय ज़ैया रुकिन को उससे कोई मतलब नहीं था। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने रेंगकर बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें ताकत नहीं बची थी। कभी कभार जब वह किसी तरह थोड़ी ताकत जुटाकर गड्ढे के किनारे पर लात मारती और बाहर निकलने की कोशिश करती तो फिर से फिसलकर अंदर गिर जाती। धड़ाम! वह एक बार फिर गिर पड़ी। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। झाओ जुनियाओ चुप रहे और अधिक देखने की इच्छा को सहन न कर पाने के कारण झाओ जुनियाओ नीचे झुका, उसे आसानी से उठाया और जमीन पर रख दिया। फिर उसने तिरस्कार से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। बहुत गंदा। श्रेया रुकिन आखिरकार बाहर निकली और राहत की सांस ली, लेकिन सम्राट के सामने इस तरह पेश आना वाकई अनुचित था। हालांकि उसके पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था और उसने सम्राट के सामने घुटने टेककर प्रणाम किया। सम्राट, समय पर बचाव करने के लिए आपका धन्यवाद। उठना, झाओ जुनियाओ ने कहा। जैसे ही श्रेया रुकिन उठने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसके टखने में तेज दर्द हुआ। आह! आश्चर्य की चीख के साथ वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। ज़ियुए और ज़ियाओ ज़ीज़ी दोनों चिंतित थी, लेकिन सम्राट की उपस्थिति में उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। झाओ जुनियाओ ने कीचड़ से लथपथ उस छोटे से शरीर को नीचे देखा। उसके मन में थोड़ी घृणा उत्पन्न हुई। वह बचपन से ही अपने शरीर पर कीचड़ का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो फिर कीचड़ के गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को तो वह और भी ज्यादा नापसंद करता था। लेकिन अपवाद तो हमेशा होते ही हैं, है ना? ली शेनगा ने सम्राट की पीठ को देखा जब वह लेडी शिया को पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुए और उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपने में हो। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। मैं सपना तो नहीं देख रहा, है ना? आह! बहुत दर्द हुआ। नन्हे झूजी ने अपना सिर बाहर निकाला। गुरुजी, आपने बिल्कुल सही देखा। दूर जाओ। नन्हे झूजी के सिर पर एक बार फिर उसके मालिक के पंख वाले झाड़ू की एक हल्की सी चोट पड़ी।
डॉट 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 उन्हें महारानी के महल का उदास माहौल नापसंद था और कल ही उनकी महारानी से बहस हुई थी। इसलिए झाओ जुनियाओ का मूड अच्छा नहीं था, लेकिन कीचड़ में लिपटी भोली और प्यारी सी दिख रही ज़िया रुकिंग को देखकर उसे अभी भी हंसी आ रही थी। नहीं, उसे हंसना नहीं चाहिए। किसी भी राजवंश में ऐसा कौन सा सम्राट हुआ है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती हो? वह सम्राट नहीं होगा, वह मूर्ख होगा। सम्राट को भावहीन होना चाहिए, न तो खुशी दिखानी चाहिए और न ही क्रोध। इसलिए झाओ जुनियाओ ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और अपनी हंसी को रोकने के लिए बहुत संघर्ष किया। महाराज, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। ये दूसरी बार था जब ज़िया रुकिंग ने सम्राट से यह वाक्य कहा था। पहली बार ऐसा तब हुआ जब उसने उसे डरा दिया और वह उसकी बाहों में बेकाबू होकर रोने लगी। उसकी नाक से निकलने वाला पानी और आंसू हर जगह फैल गए। इस बार खैर खांसी खांसी यह उसकी गलती नहीं थी, उसने बेशर्मी से सोचा। झाओ जुनियाओ ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया। वह कहना चाहता था, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है, लेकिन होंठ हिलाते हुए भी वह कुछ नहीं बोला। मुख्य कारण यह था कि अगर वह बोलता तो शायद अपनी हंसी रोक नहीं पाता। एक सम्राट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन दोनों के कपड़े कीचड़ से सने और गंदे थे। उन्हें नहाना और कपड़े बदलना था, लेकिन जगह इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने साथ में ही नहाने का फैसला किया। ज़िया रुकिंग को उठाकर बाथरूम तक ले जाया गया। जैसे ही महल के सेवक एक एक करके बाहर निकलने लगे, ज़िया रुकिंग को पूर्वाभास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। उसे अचानक एक विचार आया और उसने झट से कहा, महाराज, मेरा पैर मुड़ गया है, दर्द हो रहा है। वह इतना हताश तो नहीं हो सकता कि घायल होने पर भी उसे न छोड़े। हालांकि झाओ जुनियाओ उसके कान के पास झुककर गहरी आवाज में बोली, बाद में मैं एक शाही चिकित्सक को बुलाकर इसकी जांच करवाऊंगी। अगर यह गंभीर नहीं है तो। बोलते समय उसने उसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रहा हो, तुम तो बेकाम से। ज़िया रुकिंग को डर की एक लहर सी महसूस हुई और उसने जल्दी से एक बनावटी मुस्कान दी। महाराज, अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उतना दर्द नहीं हो रहा है। झाओ जुनियाओ ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, कम से कम तुम समझदार तो हो। बाथरूम में सब कुछ तैयार था। कुछ नन्ही महल की नौकरानियां पर्दे के पीछे सूती तौलिए लिए खड़ी थी, सेवा करने के लिए तैयार। बेशक वे ज़िया रुकिंग की सेवा करने के लिए वहां नहीं थे। अगर सम्राट मौजूद नहीं होते तो ज़िया रुकिंग केवल ज़ेड यू को ही आदेश दे सकते थे। बाथटब को एक बड़े बाथटब से बदल दिया गया था और गर्म पानी का तापमान बिल्कुल सही था। उन्होंने कुल 3 बार धुलाई की। कीचड़ से मुक्त होकर ज़िया रुकिंग ने अपना परी जैसा रूप पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी भूख अच्छी थी और वो विकास के चरण में थी। एक सर्दी और एक वसंत के बाद जब तक गर्मी का मौसम आया, तब तक उसकी छाती पर बने छोटे-छोटे उभारों में काफी बदलाव आ चुका था। पिछले साल की बेली बैंड उन्हें संभाल नहीं पा रही थी, वे बाहर निकल रहे थे। अभी बिना कपड़ों के वे बहुत आकर्षक लग रहे हैं। झाओ जुनियाओ ने आंखें सिकोड़कर उसे चिढ़ाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने का कोई फायदा नहीं हुआ। मन ही मन वह प्रसन्न था। उसकी निगाहें पड़ते देख ज़िया रुकिंग ने झट से अपनी छाती ढक ली और शर्म से लाल होकर पानी में गोता लगा लिया। महाराज, अब तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा। झाओ जुनियाओ फिर हंस पड़ी। अब दर्द नहीं हो रहा? किसी ने गुस्से में कहा। इतनी सारी महिलाओं के होते हुए भी वह भूखे भेड़िए जैसा क्यों दिखता है? क्या वे सभी महिलाएं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? इसके जवाब में झाओ जुनियाओ ने विरोध जताते हुए कहा, क्या वो इतना लापरवाह है? उसकी कई पत्नियां हैं, पर वो सिर्फ उन्हीं को चुनता है जिन्हें वो पसंद करता है, जो सुंदर होती हैं और फिर खुशी-खुशी उनके साथ संबंध बनाता है। महारानी गुणी है, पर वो उनकी पसंद के हिसाब से बहुत गंभीर है और उन्हें अच्छा नहीं लगता। शाही पत्नी सुंदर है और वो उन्हें पसंद करते थे, पर अब वो अक्सर उदास रहती हैं, इसलिए अब उन्हें वो उतनी पसंद नहीं है। और पीछे देखें तो हरम में ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिन्हें वो याद रख पाते हैं। जब वो पट्टियां पलटते हैं तो सब एक जैसा ही होता है। वो किसी को पसंद न करने पर भी उसकी पट्टी पलटने से मना नहीं करते। लेकिन ये तथाकथित बराबर ध्यान सिर्फ हरम की शांति के लिए है। 10 में से एक बार रात बिताने का मौका मिलना भी काफी अच्छा है। ज्यादातर समय तो वो उन्हें छूते भी नहीं। आखिर अगर वो उन्हें पसंद नहीं करते तो खुद को उन पर थोपना नहीं चाहते। ये बात शायद सिर्फ ली शेनगान को ही पता थी, जो हमेशा उनके करीब रहता था। जहां तक उपपत्नियों की बात है, वे सब इस बारे में अच्छी तरह जानती थी और ऐसी बातों पर चर्चा करने के बजाय वे मरना पसंद करती। इसीलिए सम्राट हरम में जाते और पट्टियां पलटते, फिर भी हरम की कुछ ही महिलाएं गर्भवती हुई। इसीलिए ज़िया रुकिंग से एक बार मिलने के बाद ही वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। यही कारण था कि लेडी शिया को इतना प्यार मिला। लेडी शिया चतुर थी, उनका स्वभाव मिलनसार और खुशमिजाज था। वह सुंदर भी थी और उनका शरीर आजकल भी बहुत अच्छा लग रहा था। हर बार जब वह उनसे मिलने जाता तो वह राजकाज की तमाम उलझनों से दूर हो जाता। वह अपने शरीर और मन को पूरी तरह से आराम दे पाता और खुशी पा लेता। साथ ही उनके यहाँ का खाना भी लाजवाब था। ऐसे व्यंजन जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, आसानी से मिलने वाले लेकिन ताजे और स्वादिष्ट। उसका शरीर और उसके सभी आंतरिक अंग बहुत आराम महसूस कर रहे थे। भला वह उस स्त्री पर मोहित क्यों न हो जो उसे हर तरह से प्रसन्न करती है। आखिर वह किस बात का इंतजार कर रहा था? खैर, यह विषयांतर हो गया। चलिए मुख्य विषय पर वापस आते हैं। ये देखकर कि यह छोटी बिल्ली फिर से भड़कने वाली थी, झाओ जुनियाओ ने उसे और नहीं छेड़ा। ये जानते हुए भी कि उसके पैर में चोट लगी है, उसने अंततः उसके साथ कुछ नहीं किया। अपनी दबी हुई कुंठाओं को दबाते हुए दोनों ने कपड़े पहने और ली शेनगान को शाही चिकित्सक को लाने के लिए बुलाया गया। चोट की जांच करने के बाद शाही चिकित्सक ने आदरपूर्वक कहा, माननीय महिला के पैर में मोच आ गई है, लेकिन सौभाग्य से हड्डियों में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। ये केवल त्वचा पर बाहरी चोट है। कुछ मलहम लगाने से 2-3 दिनों में दर्द ठीक हो जाएगा। झाओ जुनियाओ ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन संतुष्टि से सोचा, अच्छा हुआ कि कोई गंभीर समस्या नहीं है, वह बाद में उससे ठीक से निपट लेगा। कुछ समय बाद जब वह ठीक हो जाएगी तो वह उसे जियान ले जाने की योजना बना रहा है। लेकिन ज़िया रुकिंग ने इतना नहीं सोचा। ज़ेडयू ने मरहम लगाया और दर्द तुरंत बंद हो गया। ये ठंडा और काफी आरामदायक है, उसने कहा। ज़ेडयू ने देखा कि कोई गंभीर बात नहीं है और वह पीछे हट गई। फिर झाओ जुनियाओ ने उस बिल्ली को खा डाला। अवन्य, ओह अवन्य। अंत में ज़िया रुकिंग का शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह टूटी-फूटी और बेतरतीब आवाज में दया की भीख मांगते हुए रो पड़ी। सम्राट, सम्राट, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आधा चेन बीतने के बाद जब झाओ जुनियाओ शिखर पर पहुंच गया तो वह अंततः पूरी तरह संतुष्ट होकर रुक गया। वह बेजान पड़ी ज़िया रुकिंग को उठाकर दोबारा नहलाने के लिए बाथरूम में ले गया। नहाने और कपड़े बदलने के बाद हाय आवर का समय हो चुका था। उन दोनों ने उस शाम कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्हें भूख लगी थी। विशेष रूप से ज़िया रुकिंग, उसे इतनी भूख लगी थी कि उसका पेट उसकी पीठ से चिपक गया था। उसे बहुत पसीना आया था और वह प्यासी, भूखी और थकी हुई थी। उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। चलो खाना खाते हैं, झाओ जुनियाओ ने आदेश दिया। ली शेनगान झटपट बाहर निकल गया। शाही रसोई इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि सम्राट आज रात लेडी शिया के किंग्या निवास पर होंगे। निस्संदेह सारा भोजन हल्का, ताजगी भरा और स्वादिष्ट होगा। 15 मिनट से भी कम समय में भोजन की मेज विभिन्न आकारों के व्यंजनों से भर गई थी। एपेटाइजर, मुख्य और साइड डिश, डेजर्ट और खाने के बाद फल। इंपीरियल किचन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो न बन सके। बस कुछ ऐसे व्यंजन थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्वादिष्ट भोजन को देखकर ज़िया रुकिंग का मन तुरंत प्रसन्न हो गया। एक कटोरी खट्टी बांस की कोम्पल वाली चिकन सूप पीने के बाद उसने एक छोटी कटोरी ठंडे नूडल्स खाई। अगेट के कटोरे में अभी भी ठंडे रखे अंगूरों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह उन्हें एक-एक करके खाने लगी। दरअसल प्राचीन काल में आने के बाद से यह पहली बार था जब मैंने अंगूर खाए थे, उसने सोचा। श्रद्धांजलि स्वरूप उगाए गए अंगूर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे, जिनकी पतली त्वचा और रसदार गूदा था और खट्टा मीठा स्वाद पूरी तरह से संतुलित था। एक बार जब मैं ढेर सारे उठा लेती हूँ तो उन्हें नीचे नहीं रख पाती। झाओ जुनियाओ को उसे इतनी बेरुखी से उन्हें खाते हुए देखकर थोड़ी घुटन महसूस हुई।
क्या आपको पहले कभी संतुष्टि नहीं मिली? मैंने किया है। बोलते बोलते उसने एक और अंगूर अपने मुंह में डाल लिया। तो फिर तुम इस तरह क्यों खा रहे हो? अगर कोई तुम्हें देख ले तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाया। आखिरकार वह मेरी प्रिय पत्नी है। अगर वह पेट भरकर खाना नहीं खा सकती तो ये सरासर शर्मनाक है। झाओ जुनियाओ मन ही मन क्रोधित हुआ। ये देखकर ज़ियारुकीन ने अंगूर नीचे रख दिए और दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। लेकिन महाराज, मैंने तो पहले कभी अंगूर खाए ही नहीं। गहन जांच करने पर यह कथन पूरी तरह सही पाया गया। प्राचीन काल में अंगूर एक बहुमूल्य वस्तु थे, विशेषकर वे अंगूर जो इतनी जल्दी पहुंच जाते थे। इन्हें दक्षिण से बर्फ के साथ लाया गया था। इन्हें खाने का सामर्थ्य किसके पास होगा? असली मेजबान के महल में प्रवेश करने से पहले लेडी याओ ने उसे इस तरह से धोखा दिया कि वह अंगूर तो दूर पेट भर खाना भी नहीं खा सकी। महल में प्रवेश करने के बाद वह एक लोकप्रिय महिला बन गई थी और 1 साल से अधिक समय तक सम्राट की सेवा के लिए उसे बुलाया नहीं गया था। यहाँ तक कि अगर अंगूर भी होते तो वे कभी उस तक नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि साल के उत्तरार्ध में भी जब ज़ियारुकीन को लोकप्रियता मिली वह सही समय नहीं था। किशमिश तो थी, लेकिन ताजे अंगूर बिल्कुल नहीं। तो हाँ, ये वाकई में मेरा पहली बार अंगूर खाना है। 21वीं सदी में खाए गए अंगूरों को गिनती में नहीं लिया जाएगा। झाओ जुनियाओ को गुस्सा भी नहीं आया था कि उसका दिल नर्म पड़ गया। ठीक है, जाओ और खाओ। उसने दिखावा नहीं किया और उसका चेहरा तुरंत उदासी से खिल उठा। बिना किसी झिझक के उसने खाना जारी रखा। खाना खाते हुए भी वह मन ही मन बुदबुदा रही थी। एक सम्राट से शादी करना वाकई बहुत बढ़िया है ना? जरा सोचो, अगर मैं महल में ना आती और लेडी याओ ने मेरी शादी किसी गरीब से करवा दी होती तो क्या होता? मुझे तो उत्तर पश्चिमी हवा में ही गुजारा करना पड़ता। झाओ जुनियाओ ने संतुष्टि भरे भाव से उसे खाते हुए देखा। उसकी भूख भी बढ़ गई थी। उसने अपनी पतली और आकर्षक उंगलियों से बड़ी ही खूबसूरती से एक अंगूर उठाया, उसे धीरे से छीला और अपने मुंह में डाल लिया। ये तो बहुत प्यारा है। ये छोटी बच्ची कितनी आसानी से संतुष्ट हो जाती है। अंगूरों का एक गुच्छा उसे इतना खुश कर देता है। हालांकि मुझे उसका ये सती और महत्वाकांक्षाहीन स्वभाव कुछ हद तक नापसंद है। फिर भी मन ही मन मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? उसे लाड प्यार करने का मन क्यों कर रहा है? कल रात सिफू महल का दृश्य उसके मन में फिर से ताजा हो गया। महारानी चुपचाप गुस्से से भरी हुई थी, उन्मादी थी, उनकी आंखों में द्वेष भरा हुआ था। मैं एक पल के लिए भी उनकी ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दोनों मेरी स्त्रियां हैं, फिर भी इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? क्या मैंने वांछिन को बहुत कम दिया है? कृपा, संतान, रुतबा, लेडी ज़िया के पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। इस विचार के साथ ही झाओ जुनियाओ के दिल में एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। क्या ये कोमलता है? किंग किंग, उसने धीरे से पुकारा। क्या तुम घर वापस जाना चाहोगे? उसने पूछा। बेशक, मैं करती हूँ। मैं कैसे नहीं कर सकती? ज़ियारुकीन ने अंगूरों से दबी हुई आवाज में जवाब दिया। मेरे भाई का व्हाइट हाउस अकेडमी में दाखिला हो गया है और मुझे नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ उसे परेशान कर रही है या नहीं। बेशक, मैं वापस जाकर देखना चाहती हूँ। झाओ जुनियाओ फिर मुस्कुराए। तो मैं तुम्हें घूमने ले चलूंगा। अभी तो मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपनी मदद से शुरुआत करता हूँ। भविष्य में अवसर जरूर मिलेंगे। मैं उसे हमेशा के लिए इस दयनीय स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब कुछ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर हो सकता है और उसे नुकसान पहुंच सकता है। पेट भर खाने पीने के बाद दोनों ने सफाई की और सो गए। रात में ज़ियारुकीन नींद में धुंधली सी सो रही थी। झाओ जुनियाओ से ऑक्टोपस की तरह चिपकी हुई थी। वह झट से जाग उठा और देखा कि वह गहरी नींद में सो रही है। झाओ जुनियाओ ने बनावटी झुंझलाहट भरी सांस ली। ये लड़की सच में पूरे हरम में शायद ही कोई इससे ज्यादा आरामदेह जिंदगी जीता हो। एक और आह भरते हुए उसने धीरे से उसके चिपके हुए हाथों और पैरों को खुद से अलग किया। उसने उसके पैरों को सीधा लिटाया और उसके हाथों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। फिर उसने धीरे से उसके सिर को अपनी बांह पर टिका दिया। ज़ियारुकीन गहरी नींद में सो रही थी, उसे किसी बात का पता ही नहीं था। लेकिन झाओ जुनियाओ बहुत संतुष्ट था। उसने उसके चेहरे पर चुंबन किया और फिर सो गया। जब ज़ियारुकीन अगले दिन उठी तो झाओ जुनियाओ बहुत पहले ही उसके पास से जा चुकी थी। ज़ेड्युए उसके कपड़े धोने और पहनने में मदद करने के लिए अंदर आई। उसे अभी भी सोते हुए देखकर ज़ेड्युए असहाय होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। महामहिम, जब अन्य रखेले सम्राट को स्नान और वस्त्र पहनाने में सहायता करने के लिए उठ रही हैं, तब भी आप। हालांकि ऐसा कहना नियमों के थोड़ा खिलाफ था, लेकिन ज़ेड्यू को लगा कि उसकी मालकिन सचमुच उसे कुछ कहना ही होगा। ज़ियारुकीन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बिस्तर के किनारे ऊँघने लगी। अभी बहुत सुबह है, मैं उठ नहीं सकता। ज़ेड्यू ने बेबसी भरे भाव से अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, ज़ियारुकीन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं अब उठ रहा हूँ। शियाओ ज़ीज़ी को बुलाओ और खाना मंगवाओ। मुझे बाजरे की दलिया पीनी है। ज़ेड्यू को पता था कि वह अब और कुछ नहीं कह सकती, इसलिए वह पीछे हट गई। जियाओ फांग हॉल से वापस आते हुए ज़ियारुकीन ने अभी दरवाजे से अंदर कदम भी नहीं रखा था कि ज़ियाओ ज़ीज़ी ने खुशी से उसका अभिवादन किया। मेरी हमदम, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या शाओ वेज़ी ने तुम्हें फिर से कोई अच्छा तोहफा दिया? शाओ ज़ीज़ी ने खिलखिलाते हुए कहा। आप एक बार देख लेंगी तो खुद ही जान जाएंगी, महारानी जी। इतना कहकर वह ज़ियारुकीन को अंदर ले गई। अंदर प्रवेश करते ही ज़ियारुकीन ने कमरे में कई बड़ी टोकरियां देखी। अंगूर, शहद वाले आलू, सेब और कई अन्य प्रकार के ताजे फल। ये सब क्या है? ज़ियारुकीन दंग रह गई। एक सम्मानित महिला होने के नाते मेरे पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना? तब ज़ियाओ ज़ीज़ी ने कहा, सम्राट ने किसी को इन्हें भेजने के लिए कहा था। ओह, ज़ियारुकीन ने सिर हिलाया। अगर वे सम्राट की ओर से थे तो कोई समस्या नहीं थी, उन्हें स्वीकार करने में डरने की कोई बात नहीं थी। उसने तुरंत ही शियाओ ज़ीज़ी से फल काटने को कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन सभी के लिए एक हिस्सा हो। बाकी बचे हुए को कुएं के पानी से ठंडा किया जा सकता है। मैं उन्हें धीरे धीरे खाऊंगा। ज़ेड्यू ने खुशी से जवाब दिया। पलक झपकते ही मई का अंत आ गया। सम्राट ने पहले ही जून की शुरुआत में दक्षिणी निरीक्षण दौरे के लिए महल छोड़ने की योजना बना रखी थी। उनके साथ जाने वाली रखेलों का भी चयन कर लिया गया था। उस दिन महारानी ने घोषणा की, श्रीमती युन, आदरणीय महिला लेन, आदरणीय महिला शी और महिला ज़िया सम्राट के साथ जाएंगी। आप चारों वापस जाकर अच्छी तरह से तैयारी कर लें। यदि आपको किसी चीज की कमी हो तो आंतरिक मामलों के मंत्रालय में जाकर अपनी जरूरत की चीजें मांग लें। जिन चारों के नाम लिए गए वे तुरंत अपनी सीटों से उठे और झुककर अभिवादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। लेकिन बाकी लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उदाहरण के लिए महारानी जेनपेन और आदरणीय महिला हु। हालांकि आदरणीय महिला हु संतुष्ट थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उनका पूरा जीवन और भाग्य महारानी के हाथों में था। वह निश्चित रूप से महारानी के उसे रोके रखने के उद्देश्य को जानती थी। महारानी जेनपेन खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने पूछा, महारानी क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे क्यों नहीं चुना गया? उसे देखकर महारानी की आंखों में थोड़ी सी अवमानना झलक गई, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराई। ये सम्राट की इच्छा है, इस मामले में मेरा कोई दखल नहीं है। अगर बहन जाना चाहती है तो आपको बस सम्राट से बात करनी होगी। ये शब्द महारानी जेनपेन पर एक स्पष्ट प्रहार थे। सभी को पता था कि महारानी जेनपेन के नाम की पट्टिका का चयन सम्राट द्वारा किए हुए सदियां बीत चुकी थी। दरअसल जब सम्राट के साथ यात्रा पर जाने की बात आती थी तो सम्राट को इसकी चिंता क्यों होती? ये सब महारानी द्वारा तय किया जाता था। महारानी स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों को चुनती थी जिन्हें सम्राट पसंद करते थे, वरना क्या वह सम्राट को चिढ़ाने के लिए कुछ लोगों को चुनती? वह इतनी मूर्ख तो नहीं थी। उन्होंने जिन्हें चुना था वे सभी सम्राट के प्रिय थे। किसी एक का बहुत अधिक अलग दिखना ठीक नहीं था। उन्हें आपस में लड़ने दो। सबसे अच्छा तो यही होगा कि वे तब तक लड़ें जब तक दोनों पक्ष बुरी तरह हार न जाएं। इससे उसे चिंता करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। जैसा कि उम्मीद थी, महारानी जेनपेन शर्म से लाल हो गई और चुप हो गई। महारानी ने दबी आवाज में व्यंग्य किया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बातचीत को आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने सबको विदा कर दिया। आदरणीय लेडी हु सबसे धीमी गति से चली। लगभग सभी लोगों के चले जाने पर वह एक छोटे रास्ते से वापस लौट गई। जियाओ फांग हॉल के भीतरी कक्ष में आदरणीय महिला हु जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई।
महारानी कृपया मुझे क्षमा करें। महारानी ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। अब तुम्हें और क्या कहना है? ये महल तुम पर दोबारा भरोसा कैसे करेगा? तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। आदरणीय लेडी हूँ। धनुष की डोरी की आवाज सुनकर चौंके हुए पक्षी की तरह अचानक ऊपर देखने लगी। महारानी कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर महारानी का क्रोध एक बार फिर भड़क उठा। इस महल को नहीं पता कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप असफल हुए तो यह महल आपसे वह सब कुछ वापस ले लेगा जिसका आप अभी आनंद ले रहे हैं। महारानी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप जानती हैं कि इस महल के समर्थन के बिना आप जैसी उपेक्षित सम्मानित महिला का क्या होगा, है ना? आदरणीय लेडी हूँ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। ये नौकर समझ गया है। महारानी ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी आवाज निकाली। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। डॉट डॉट डॉट। समय तेजी से बीत गया। लगातार कई दिनों तक सम्राट ने ज़िया रुकिन के नाम की पट्टिका का चयन किया। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। झाओ जुनियाओं को उसकी उपस्थिति में सुकून मिलता था, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार उसका पक्ष लेता था। इससे पहले उसने उसे गुप्त रूप से झाओचेन महल में स्थानांतरित कर दिया था, जाहिर तौर पर उसकी देखभाल करने के लिए। दरअसल क्या उन्हें रोमांच ही सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? सम्राटों की भी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, है ना? अब वह पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया था, इसलिए उसके पास इस तरह के रोमांटिक कारनामों के लिए समय नहीं था। जाहिर है वह झंझट नहीं चाहता था। यह उसका हरम था। वह जिसे चाहे उसे पसंद करता, आपत्ति करने की हिम्मत कौन करता? ज़िफू महल में ये सुनकर कि लेडी ज़िया को फिर से सम्राट की सेवा के लिए चुना गया है, कुलीन उपपत्नी शिह ने अपना पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। ये महल सही था, है ना? वह नीच औरत तो मानो आसमान छू रही है। उसे जीने नहीं देना चाहिए। यंग यू एक तरफ खड़ी थी, भयभीत और कांप रही थी। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। चिंता से उसका दिल दुख रहा था। महाराज, शाही चिकित्सक ने कहा था कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप उनकी बात क्यों नहीं मान रही हैं? ये सारा गुस्सा, क्या आप बच्चे के जन्म के बाद इसे शांत नहीं कर सकती? खुद को इतना क्यों परेशान कर रही हैं? एक गर्भवती कुलीन उपपत्नी के लिए एक साधारण महिला के मामले को टालना तो आसान होना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? लेकिन कुलीन उपपत्नी शिह अपनी हठधर्मिता में फंसी हुई इस सरल तर्क को समझ ही नहीं पाई। जियाओ वेक हॉल, महारानी भी बेहद नाराज थी। लेडी ज़िया द्वारा 2 बार नाकाम किए जाने के बावजूद सम्राट उनसे मिलने नहीं आए थे। यहाँ तक कि जब वे मिलने आए भी तो उन्होंने उन्हें छुआ तक नहीं। यह अपमान असहनीय था। सौभाग्य से इस महल ने आदरणीय महिला लैन और आदरणीय महिला शी के आने की व्यवस्था कर दी। कम से कम वे ध्यान भटकाने का काम तो कर ही सकते हैं। आखिरकार लेडी ज़िया तो केवल एक सम्मानित महिला थी। उन्हें इतना अनुग्रह क्यों मिलना चाहिए था? शाही कृपा को अधिक समान रूप से वितरित करना बेहतर होगा। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता सम्राट के राजधानी छोड़ने से पहले कुलीन उपपत्नी शिह के बच्चे को खत्म करना था। और यह सब इस तरह से किया जाना था कि किसी को भी इसका पता न चल सके कि यह उससे जुड़ा है। अगर यह घटना सम्राट की नाक के नीचे घटी होती तो वह ज्यादा से ज्यादा उस पर हरम के प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाता। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना सम्राट के निरीक्षण दौरे पर बाहर रहने के दौरान घटित होती है तो सबूतों की परवाह किए बिना सम्राट अनिवार्य रूप से उसे जवाबदेह ठहराएंगे। आखिरकार जब वह गया था तब सब कुछ ठीक ही था, है ना? उस दिन झाओ जुनियाओ ने एक बार फिर ज़िया रुकिन के नाम का टैबलेट चुना। उसे थोड़ी चिंता हुई। हालांकि वह चाहती थी कि सम्राट उस पर कृपा करे। वह चाहती थी कि सम्राट उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन लगातार इतने दिनों तक कृपा मिलना उसे लगा कि यह कुछ ज्यादा ही ध्यान खींचने वाला था। अगर नजरें मार सकती तो हरम में मौजूद अनगिनत आंखें अब तक उसे छेद छेद कर चुकी होती। हालांकि मुझे पहले भी इस तरह का सम्मान मिला है, लेकिन वह हमेशा चुपचाप किया जाता था। ये खुला प्रदर्शन बिल्कुल अलग है। जी ह्यूए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सम्राट मुझ पर कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं? जब प्रेम प्रसंग की बात आती थी तो ज़िया रुकिन को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उनकी नजर में रोमांस न तो भोजन था, न पे और न ही जीवन मरण का मामला। जब तक उन्हें अपनी नाजुक स्थिति का सही सही एहसास हुआ तब तक उन्होंने ऐसे विचारों को मन से विमुख कर दिया था। इस प्रकार उसने अपनी उलझन व्यक्त की, लेकिन ज़ेड यू को सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उसने कहा, महारानी क्या आप देख नहीं सकती? सम्राट आपको पसंद करते हैं। मुझे पसंद करता है। ज़िया रुकिन का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने हाथ हिलाकर बात टाल दी। बेवकूफी मत करो। सम्राट से प्रेम के बारे में चर्चा, मैं तो इससे बेहतर है कि नहा धोकर सो जाऊं। अधिक से अधिक उसे मैं देखने में अच्छी लगती हूँ और अंतरंगता में कोई खास असहजता नहीं होगी। आप सम्राट हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करते हैं। मैं आपकी संगिनी हूँ, इसलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। हर कोई अपनी भूमिका निभाता है और सब ठीक है। ज़िया रुकिन चाहे जितना भी सोच विचार कर ले, वह कुछ भी नहीं बदल सकती थी, इसलिए उसने इस बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। वैसे भी कृपा प्राप्त करना अच्छी बात है। ज़ेड यू को तसल्ली मिली और वह मुस्कुराई। बिल्कुल सही, यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसका दूसरे लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। उस रात सम्राट को देखकर और उन्हें प्रणाम करने के बाद ज़िया रुकिन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, महाराज आपने जो अंगूर भेजे थे मैं उन सभी को खा नहीं सका, इसलिए मैंने उनसे शराब बना ली है। झाओ जुनियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ओह, क्या आपको शराब बनाना आता है? बढ़िया। ज़िया रुकिन ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। ठीक ठाक से कहीं बढ़कर मैं इसमें असाधारण रूप से अच्छी हूँ। झाओ जुनियाओ अवाक था। चाय की चुस्की लेते हुए उसने लगभग चाय को हर जगह बिखेर दिया। इस लड़की की दृष्टता, ये लगभग मेरी ही दृष्टता के बराबर है। हम बिल्कुल भी बुरा नहीं, एक आत्मीय साथी। झाओ जुनियाओ ने मन ही मन सोचा। उन्हें धीरे धीरे ये युवती और भी अधिक पसंद आने लगी। क्यों? क्योंकि लेडी ज़िया बिल्कुल उनकी पसंद की थी। उसने यह मान नहीं की कि उसके हरम की महिलाएं सदाचार की मिसाल हो, शाश्वत प्रसिद्धि के लिए नियत हो। वह केवल यही कामना करता था कि उनमें कोई दुर्भावना न हो। यदि वे लेडी ज़िया की तरह जीवंत और अच्छे व्यवहार वाली, सुंदर कपड़े पहनने वाली और संतुष्ट जीवन जीने वाली होती तो वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये तो बड़े अफसोस की बात थी कि पूरे हरम में केवल एक ही लेडी ज़िया थी। अपनी उपलब्धि को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद उसने गरीबी का रोना रोना शुरू कर दिया। अंगूर से शराब बनाने के लिए पिसी हुई सफेद चीनी की आवश्यकता होती थी और उसकी कीमत चांदी में चुकानी पड़ती थी। शाही रसोई के कर्मचारियों के लिए दिए गए सुझावों सहित 5 टाइल चांदी के सिक्के भी मुश्किल से ही पर्याप्त थे। लेकिन अब उसका पर्स खाली था। झाओ जुनियाओ उसकी इस छोटी सी साजिश को कैसे नहीं समझ पाई। उसने तुरंत ही शेनगान को चांदी का एक और डिब्बा लाने का आदेश दिया। 5 टाइल वजन की छोटी छोटी चांदी की सिल्लियां चौकोर डिब्बे में करीने से रखी हुई थी। 5 आड़ी और 5 सीधी, कुल मिलाकर एक परत में 25। ऐसी 4 परतें थी, कुल मिलाकर ठीक 100 पिंड। ज़िया रुकिन की आंखें चमक उठी जब उसने डिब्बे को गले लगाया। उसकी मुस्कान बसंत के दिन की तरह दमक रही थी। धन्यवाद महाराज, उसने स्वीकार किया। उस दिन उनका मूड अच्छा था और उनके पास कुछ खाली समय भी था। शाम के भोजन के दौरान झाओ जुनियाओ ने कुछ तेज शराब पी। तीसरी प्याली पीते पीते उसकी नजरें कुछ धुंधली हो गई थी। ज़िया रुकिन पर टिकी उसकी आंखें मानो पैर उगाकर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक गईं। उसकी छाती पर उभरे हुए हिलते डुलते उभार उसके दिल में असहनीय खुजली पैदा कर रहे थे। झाओ जुनियाओ खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। ज़िया रुकिन ने संयोगवश अपना शरीर थोड़ा सा एक तरफ मोड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसका हाथ अभी भी हवा में लटका हुआ था। महाराज, उसने आश्चर्य से पूछा। झाओ जुनियाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी नाक को छुआ। अरे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह और भी ज्यादा उत्तेजित महसूस कर रहा था। शाम के भोजन के बाद स्नान करना बाकी था। झाओ जुनियाओ ने मन ही मन सोचा, बाद में मुझे अपने दिल की इस आग को बुझाने के लिए उसके साथ 3 से 5 बार पूरी तरह से समय बिताना होगा। अंततः शाम का भोजन समाप्त हो गया और वे नहा चुके थे। शार्क क्रॉस कैनोपी के नीचे वे एक साथ लेट गए। झाओ जुनियाओ ने अपनी बाहों में उसके सुगंधित कोमल शरीर को सहलाया। उसकी गोरी त्वचा छूने में रेशम जैसी मुलायम थी। आधे साल से अधिक समय तक उसकी देखभाल करने के बाद उसने उसे मोटा और चिकना बना
दिया था। वह एक ताजे और रसीले फल की तरह थी, एक ही निवाला अनंत आनंद का वादा करता था, एक ऐसा स्वाद जो देर तक मुंह में बना रहता था। एक कहावत है कि सुंदरता आंखों के लिए एक दावत है, और एक और कहावत है, शराब इंसान को मदहोश नहीं करती, इंसान खुद को मदहोश करता है। इस समय झाओ जुनियाओ इतना मोहित हो गया था कि उसकी निगाहें धुंधली हो गईं। किंग किंग, उसने उसे बेताबी से गले लगा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शराब की गंध से भरी उसकी सांसें उसकी त्वचा को गर्म कर रही थी, क्योंकि वह बार-बार उसकी गर्दन और कॉलरबोन को चूम रहा था। शेया रुकी को उससे शराब की हल्की सी गंध आ रही थी। उसकी सहनशीलता तो बहुत अधिक है और उसने आज ज्यादा शराब भी नहीं पी, उसने सोचा। फिर भी वह ऐसा क्यों कर रहा है? जब झाओ जुनियाओ ने उसे चूमा तो उसने उसे जोर से दबाया। आह, ज़िया रुकी ने धीरे से कराहते हुए कहा। फिर हालात अवर्णनीय हो गए। आज रात उनके कमरे से आ रही आवाजें असाधारण रूप से तेज थी। बगल वाले कमरे में सो रही शेनगान को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। ज़ेड्यू इतनी शर्मिंदा हुई कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह असमंजस में फंसी हुई थी कि रुके या चली जाए। इतनी हलचल के साथ क्या वे सच में ऐसा कर रहे हैं? ज़ेड्यू ने सोचा, कहीं कुछ भयानक न हो गया हो। ली शेनगान भी कुछ हद तक चिंतित हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि सोना ठीक नहीं होगा। शायद बाद में वे अंदर से पानी मनवाएंगे, उसने मन ही मन सोचा। यही सोचकर वह उठा, अपने युवा शिष्य को सुलाया और खुद पहरा देने लगा। चांदी जैसे लाल रंग की शार्प गॉस कैनोपी के भीतर ज़िया रुकी ने अपने होंठ दबाए, उसकी शक्तिशाली हमलों की लहरों को सहते हुए। सच कहे तो महल में प्रवेश करने के बाद से, हालांकि वह सबसे पसंदीदा नहीं थी, लेकिन उसे काफी अनुभवी माना जा सकता था। हालांकि यह विशेष लड़ाई उसके अब तक के सभी अनुभवों से बिल्कुल अलग थी। 15 मिनट से भी कम समय में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ और देर तक सहने के बाद वह सचमुच इसे सहन नहीं कर सकी और दया की भीख मांगने लगी। सम्राट, सम्राट, लेकिन झाओ जुनियाओ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह एक महान सेनापति की तरह था। युद्ध के जोश से उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने हजारों कुलीन घुड़सवारों का नेतृत्व करते हुए एक विनाशकारी और रोमांचक आक्रमण कर रहा था। सब कुछ एकदम सही था, लेकिन इसी नाजुक मौके पर किसी ने गड़बड़ खड़ी कर दी। किंग्या निवास के बाहर अचानक कई जोरदार दस्तकों ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। आपातकालीन स्थिति, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। आंगन के द्वार पर पहरा दे रहे शाओजीजी दस्तक सुनकर चौंक गए। तभी उनके मन में एक विचार आया, डरने की क्या बात है, सम्राट तो यहाँ है, अगर आसमान भी गिर जाए तो क्या वह सम्राट को कुचल सकता है? इस हरम में सम्राट स्वयं स्वर्ग है, भला और किसकी कोई अहमियत। यही सोचकर उन्होंने बाहर की ओर चिल्लाकर कहा, खटखटाना बंद करो। अगर तुम सम्राट को परेशान करोगे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? बाहर से आती आवाज और भी तेज हो गई और उसने चिल्लाकर जवाब दिया, ज़िफू महल में मुसीबत है। अगर महारानी को कुछ हो जाता है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं? दोनों छोटे हिजड़ों ने अपने अपने रक्षकों का आह्वान किया था। यह इस बात की प्रतियोगिता थी कि कौन किसे डरा सकता है। ये सुनकर शाओ जीजी हिचकिचाया। उसने ध्यान से सोचा, कुलीन रानी शाही उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है, इसमें वाकई देरी नहीं की जा सकती। उसने स्थिति की गंभीरता को फिर से भांपते हुए कहा, तो यहीं रुको, मैं जाकर इसकी सूचना देता हूँ। इतना कहकर वह फुर्ती से चला गया। ली शेनगान संयोगवश शयन कक्ष के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था और उसे अंदर से आ रही आवाजें सुनाई दे रही थी। शियाओ जीजी को पास आते देख वह जल्दी से दौड़कर उसे रोकने के लिए गया और सख्ती से फुसफुसाते हुए डांटने लगा, क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? सम्राट अंदर हैं। शाओ जीजी इतना डर गया कि वह तुरंत रुक गया और बाहर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में सबको बताने लगा। ली शेनगान भी हिचकिचाया, क्या आपको यकीन है कि आपने सही सुना? क्या ये वाकई ज़िफू महल है? शाओ जीजी ने जल्दी से कहा, मैंने साफ सुना, यह ज़िफू महल का कोई व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर महारानी को कुछ हो जाता है तो इस नौकर को इसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। ली शेनगान के चेहरे के भाव बदल गए। असमंजस के कारण उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। उन्होंने काफी देर तक सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोले, ठीक है, लगता है मेरे पास दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपना घोड़े की पूंछ वाला झाड़ू उठाया और दरवाजा खटखटाने लगे। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने बस अपना गला साफ किया और सीधे पुकार कर कहा, महामहिम को रिपोर्ट कर रहा हूँ, भाग जाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके भीतर से एक शब्द फूट पड़ा, क्रोध से भरी दहाड़ के साथ, मानो कोई क्रोधित जानवर हो। ली शेनगान इतना भयभीत हो गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर सोचने के बाद उसने छोटी झूसी को निर्देश दिया, जाओ और देखो कि ज़िफू महल में क्या हो रहा है। अगर सच में कोई मुसीबत है तो तुरंत वापस आकर बताओ। ली शेनगान ने सोचा, कुलीन रानी ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का इस्तेमाल अनगिनत बार बिगड़े और घमंडी व्यवहार करने के लिए किया है। क्या पता ये भी उसी का एक उदाहरण हो। वह इस मामले में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, वह अभी कुछ और साल जीना चाहता था। छोटा झूठी तेजी से वहां से निकला और आधे घंटे से भी कम समय में पीला पड़ा चेहरा लेकर लौटा। दादाजी ली, कई शाही वैद्य ज़िफू महल के प्रांगण में घुटने टेककर बैठे हैं और भीतरी कक्ष से दर्द भरी चीखें आ रही हैं। सभी बहनें और महल की दासियां रो रही हैं। मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो महारानी के साथ कोई बहुत भयानक घटना घटित हुई हो। ली शेनगान तुरंत घबरा गया। सारी सावधानी छोड़कर वह दरवाजे की ओर दौड़ा और दस्तक दी। महाराज, महाराज, यह एक आपातकालीन स्थिति है। महारानी, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ। झाओ जुनियाओ हंसते हुए दहाड़ा। अब तक ज़िया रुकी पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी, बुरी तरह से हार चुकी थी। टूटी हुई आवाज में उसने किसी तरह कहा, महाराज, आपकी पत्नी। चुप रहो। झाओ जुनियाओ ने गुस्से से लाल आंखों से उसे पलट दिया और उसे बिस्तर पर औंधे मुंह लिटा दिया, फिर खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। शेया रुकी उसके धक्कों से इतनी बेहाल हो गई थी कि वो मुश्किल से घुटनों के बल बैठ पा रही थी। उसके पैर नूडल्स की तरह ढीले पड़ गए थे। महाराज, महाराज, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके चेहरे से आंसू और बलगम बह रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जबकि झाओ जुनियाओ अपने आनंद में पूरी तरह डूबा हुआ था। ये लड़ाई रात के लगभग चौथे पहर तक चलती रही, जिसके बाद ज़िया रुकी गहरी नींद में सो गई। उतना ही थका हुआ झाओ जुनियाओ भी पानी मांगे बिना ही उसके बगल में सो गया। इस तरह एक दूसरे से लिपटे हुए वे दोनों गहरी नींद में डूब गए। उनके लिए इतना खुश होना दुर्लभ था, उनके लिए थोड़ी शराब पीना दुर्लभ था, उनके लिए इतना खुशमिजाज होना दुर्लभ था और किसी ऐसे व्यक्ति को पाना दुर्लभ था जो उन्हें इतना संतुष्ट महसूस करा सके। अगली सुबह दरबार से लौटने के बाद उसे पता चला कि पिछली रात ज़िफू महल में महारानी के साथ वाकई कुछ हुआ था। उसने सोचा था कि यह उसकी एक और शरारत होगी, लेकिन क्या ऐसा सोचने के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है? शाही चिकित्सा ब्यूरो से एक शाही चिकित्सक को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद झाओ जुनियाओ की भौहें एक बार फिर तन गईं। क्या भ्रूण फिर से परेशान हो गया? शाही चिकित्सक घुटनों के बल बैठ गया, उसका सिर जमीन पर झुका हुआ था। आपका विनम्र सेवक अयोग्य है। झाओ जुनियाओ ने कुछ देर सोचा, फिर ज़िफू महल की ओर चल पड़ा। पिछली लड़ाई के बाद से उसने महारानी से मुलाकात नहीं की थी। वह महारानी का नाराज चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज यह मुलाकात उसके लिए टाली नहीं जा सकती थी। ज़िफू पैलेस, शाही उपपत्नी शिव पलंग पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी एक महिला चिकित्सक ने उनकी बाहों, पैरों और पेट में चांदी की सुइयां चुभाई। चिकित्सक, जो दर्द निवारक बिंदुओं की ज्ञाता थी, पर्दे के पीछे से शाही चिकित्सक के निर्देशानुसार सुइयां चुभाई। पुरुषों और महिलाओं के बीच मर्यादा की परवाह को दरकिनार कर दिया गया। वास्तव में जब जीवन और मृत्यु का मामला हो तो ऐसी सीमाओं का क्या महत्व है? जब झाओ जुनियाओ पहुंचे तो महल के सभी सेवकों ने घुटने टेककर प्रणाम किया। कुलीन उपपत्नी शिह ने अपनी आंखें खोली, लेकिन सम्राट को अंदर आते देख उसने उन्हें फिर से बंद कर लिया। यंग यू इतनी गुस्से में थी कि लगभग बेहोश हो गई। आप ये सब क्या कर रही हैं, महाराज? उसने मन ही मन निराशा व्यक्त की। जब सम्राट नहीं आते तो आप उनके लिए बेताब हो जाती हैं। अब जब वे यहाँ हैं तो आप ऐसा व्यवहार कर रही हैं। आप महाराज से क्या उम्मीद करती हैं? झाओ जुनियाओ ने ये सब नहीं देखा था, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह गुस्सा है या नहीं। भीतरी कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कुलीन महिला चांदी की सुइयों से ढकी हुई है और उसका दिल अचानक कांप उठा।
यंग यू ने सम्राट को आते देखा और तुरंत घुटने टेककर उन्हें सम्मान दिया। महामहिम नमस्कार, क्या हुआ है? झाओ जुनियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। यंग यू ने कुलीन महिला की ओर एक नजर डाली और हिचकिचाते हुए घटनाओं का वर्णन किया। कल आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कड़ाई कक्ष से लोग गर्मियों के कपड़े देने आए थे। महोदया को कपड़े सुंदर लगे, इसलिए उन्होंने कुछ सेट पहनकर देखे। हालांकि शाम तक महोदया को अपने पेट में बेचैनी महसूस होने लगी। शाही चिकित्सक ने उनकी नाड़ी जांची और कहा कि गर्भावस्था में गड़बड़ी है। आज सुबह भी महारानी की गर्भावस्था अस्थिर बनी हुई है। वहां धब्बे भी दिखाई दिए। झाओ जुनियाओ ने एक पल सोचा और फिर शाही चिकित्सक से पूछा, क्या वह जो कह रही है वह सच है? क्या महारानी की अस्थिर गर्भावस्था कुछ कपटों की वजह से है? शाही चिकित्सा बयूरो के शाही चिकित्सक, जो युद्ध में माहिर थे, भयभीत तो थे लेकिन इतने भी नहीं कि वे अवाक रह जाएं। महामहिम, मैंने उन कपटों की जांच कर ली है और उनमें कोई समस्या नहीं पाई है। बस क्या बात है? झाओ जुनियाओ ने जोर देकर पूछा। कपड़ों को लपेटने वाला कपड़ा जो रेशम के टुकड़े जैसा दिखता था, मैंने उसे सूंघा और ऐसा लगा कि उसमें फूसी पाउडर की खुशबू है। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है और मुझे इसे सावधानीपूर्वक जांच के लिए वापस ले जाना होगा। ठोस सबूतों के अभाव में किसी ने भी आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। झाओ जुनियाओ का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उन्हें इस तरह के घिनौने और कपटपूर्ण तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे, खासकर इसलिए कि इस छिपे हुए अपराधी ने एक शाही उत्तराधिकारी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की थी। मामला बहुत गंभीर था। अगर एक घटना होती तो दूसरी भी हो जाती। अगर इन्हें बर्दाश्त किया जाता, इस बार तो शाही पत्नी को चोट पहुंची, लेकिन अगली बार अगर किंकिंग को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सोचकर झाओ जुनियाओ ने आगे पूछा, बच्चा कैसा है? क्या इसे बचाया जा सकता है? वह पूछना चाहता था। शाही परिवार की महिला की हालत ऐसी थी कि वह चांदी की सुइयों से ढकी हुई थी। ये वाकई देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। शाही चिकित्सक ने बोलने से पहले काफी देर तक झिझकते हुए कहा, मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ ही कर सकता हूँ। झाओ जुनियाओ ने अधीर होकर हाथ हिलाकर शाही चिकित्सक को विदा कर दिया। बिस्तर के पर्दों की ओर देखते हुए उसने आदेश दिया, ली शेनगान, जाकर जांच करो। अगर किसी ने भी छल कपट का सहारा लिया होता तो वह निर्दयी होता। ली शेनगान ने आदेश स्वीकार कर लिया और तुरंत व्यवस्था करने में जुट गए। भीतरी कक्ष में केवल एक महिला डॉक्टर ही उसकी देखभाल कर रही थी। झाओ जुनियाओ को कोई जल्दी नहीं थी। वह एक कुर्सी पर बैठा रहा और महिला डॉक्टर द्वारा सभी चांदी की सुइयां निकालने तक पूरे आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। जब तक कि कुलीन महिला ने भ्रूण संरक्षण की दवा नहीं ले ली, तब तक वह अंदर नहीं गया। एक्यूपंक्चर और भ्रूण संरक्षण की दवा के बाद कुलीन उपपत्नी की गर्भावस्था को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। यंग ह्यू, जिसका दिल जोरों से धड़क रहा था, आखिरकार शांत हो गई। फिर भी वह बहुत डरी हुई थी। कल रात का दृश्य वाकई भयानक था। अगर सच में कुछ हुआ होता तो उसके परिणाम अकल्पनीय होते। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यंग यू वहां से चली गई। कुलीन उपपत्नी अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसका पेट और हृदय दर्द से तड़प रहा था। कमरे में और कोई न होने पर झाओ जुनियाओ कुर्सी पर बैठ गया। कुलीन उपपत्नी ने कुर्सी के हिलने की आवाज सुनी और मन ही मन उपहास किया। पिछली बार जब उसका चचेरा भाई उससे मिलने आया था तो वह उसके बिस्तर के पास बैठा था, लेकिन अब वह पास भी नहीं आता। हे सचमुच उस चालाक महिला ज़िया ने अपने चचेरे भाई को मोहित कर लिया होगा। इस पर झाओ जुनियाओ ने महसूस किया, उसके साथ वाकई अन्याय हो रहा था। महारानी को इस हालत में देखकर उनका दिल पूरी तरह से बेपरवाह रहना असंभव था। लेकिन वह बहुत नाराज भी था। बस इतना ही। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या यह अभी भी लेडी ज़िया की गलती थी? अन्य महिलाएं बिना किसी समस्या के अपनी गर्भावस्था को पूरा क्यों कर पाती हैं? वह ऐसा क्यों नहीं कर सकी? क्या वह किसी शाही उत्तराधिकारी का इस्तेमाल करके कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी? क्या वह उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी? वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अनिच्छुक नहीं था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसे और क्या दे सकता है। ऐसा लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होगी। वह इससे तंग आ चुका था। एक बार थक जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ, उसका धैर्य भी कम होने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, इस मामले की मैं पूरी तरह से जांच करवाऊंगा। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो मैं उन्हें सजा से बचने नहीं दूंगा। कुलीन उपपत्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें कांप रही थी। झाओ जुनियाओ ने ये देखा लेकिन बाहरी तौर पर शांत रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, वानिक्सन, हम दोनों साथ पले बड़े हैं। तुम मेरा स्वभाव जानती हो। कुछ बातें उन्हें हद से ज्यादा गंभीरता से लेना ठीक नहीं है। उसे नहीं पता था कि वह उसे क्या करवाना चाहती है और वह अब और कुछ जानना नहीं चाहता था। वह एक राष्ट्र का सम्राट था, उसमें उस तरह का धैर्य नहीं था। शाही दौरा जल्द ही शुरू होने वाला था। अगले कुछ दिनों में उन्हें राज्य के सभी मामलों को व्यवस्थित करना था। राजकीय मामलों में वह व्यस्त रहता था। हरम की उसकी यात्राएं उसकी थकान दूर करने के उद्देश्य से होती थी। उसके पास सारा दिन महिलाओं को मनाने में बिताने की ऊर्जा नहीं थी। इस सरल सत्य को पूरे हरम ने समझ लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया। जैसा कि उम्मीद थी, कुलीन उपपत्नी ने अपनी आंखें खोली, जो आंसुओं से भरी हुई थी। चचेरे भाई, क्या मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ? लेडी ज़िया, झाओ जुनियाओ बहुत अधीर थी। लेडी शिया तो बस एक सम्मानित महिला है। भला वो आपको रोकने के लिए क्या कर सकती हैं? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह स्वयं थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना लहजा नर्म करते हुए कहा, मैं सम्राट हूँ, इस राष्ट्र का शासक हूँ। मेरे लिए केवल तुम ही होना असंभव है। तो क्या तुम मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार करोगे, चचेरे भाई? कुलीन उपपत्नी ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। झाओ जुनियाओ ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, बेशक, यह एक ही बात है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कुलीन उपपत्नी की आंखों में आंसू भर आए और बहने लगे। सचमुच झाओ जुनियाओ अधीर हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ धैर्य बनाए रखते हुए सिर हिलाया। कुलीन उपपत्नी चुप हो गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद मानो अचानक उसे कुछ समझ आ गया हो, उसने अपना सिर उठाया। आंखों में आंसू लिए वह मुस्कुराई और बोली, चचेरी बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। चाहे ये सच्ची धारणा हो या झूठी, उसे इस बाधा को पार करना ही था। उसे अपने चचेरे भाई का दिल फिर से जीतने के लिए बचे हुए समय का सदुपयोग करना था। उसकी मुस्कान को देखकर, जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी, और उसके बेहद पीले रंग को देखकर झाओ जुनियाओ निर्दयी नहीं था और उसे दया का एक झटका लगा। धीरे से हाथ बढ़ाते हुए उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, रोना बंद करो। शाही चिकित्सक ने कहा है कि रोना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुलीन उपपत्नी के भीतर की शिकायतें अचानक उमड़ पड़ी और वह और भी अधिक उग्रता से रोने लगी। झाओ जुनियाओ बस उसे देखती रही। दया और अपराधबोध के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत पहले ही भूल चुका था कि लेडी ज़िया के रोने पर वह कितना घबरा जाता था और कितना असहाय महसूस करता था। अब जब महारानी उनके सामने थी तो उन्हें सांत्वना देना भी एक अनावश्यक प्रयास लगा। उसने बस अपना सिर घुमाया और बाहर खड़े किसी व्यक्ति को आदेश दिया, अपनी मालकिन को चेहरा धोने में मदद करने के लिए पानी लाओ। यंग यू ने सहमति जताई और बाहर चली गई। देखते ही देखते गर्म पानी और सूती कपड़ा तैयार हो गया। कुलीन उपपत्नी का रोना लगभग समाप्त हो चुका था। चेहरा धोने और खुद को संवारने के बाद उनकी मनोदशा में काफी सुधार दिखाई दिया। शायद उसके दिल की गांठ खुल गई थी। झाओ जुनियाओ ने यह देखा और उसे भी अपनी उदासी में कुछ कमी महसूस हुई। कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं में मूड स्विंग होने की संभावना अधिक होती है, और यह बात बिल्कुल सच है। महारानी के मूड में सुधार होने के साथ ही वातावरण कम असहज हो गया। चचेरे भाई, बच्चे के जन्म के बाद क्या तुम मुझे भी घुमाने ले जाओगे? उसने पूछा। वह दक्षिणी दौरे की बात कर रही थी। सिंहासन पर बैठने के बाद ये पहली बार था जब झाओ जुनियाओ राजधानी से बाहर जा रहे थे। सभी रानियां उत्सुक थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से केवल 4 ही जा सकी। झाओ जुनियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कुलीन उपपत्नी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। धन्यवाद चचेरी बहन। उसका मुंह काफी बेहतर देखकर झाओ जुनियाओ को राहत मिली। उसने कहा, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, और फिर चला गया। झाओ जुनियाओ झाओचेन पैलेस लौट आए और ये शेंगन रिपोर्ट करने आए।
सम्राट, हमें पता चल गया है। शाही चिकित्सक ने कहा कि उस कपड़े के टुकड़े पर वास्तव में फूसी पाउडर था। झाओ जुनियाओ की निगाहें तुरंत बर्फीली और तीखी हो गईं। जाओ गृह मंत्रालय की जांच करो। इन कपड़ों को छूने वाले हर व्यक्ति की एक-एक करके जांच करो। हमें इसके पीछे के व्यक्ति को बाहर निकालना ही होगा। ली शेनगान ने आगे कहा, इस नौकरानी ने पहले ही जांच कर ली है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के सिलाई कक्ष में उन कढ़ाई करने वाली महिलाओं के अलावा कुछ राजमहल की नौकरानियां भी हैं जो विभिन्न स्थानों पर कपड़े पहुंचाने का काम करती हैं। इस नौकर ने पहले ही उन कढ़ाई करने वाली महिलाओं और कपड़े पहुंचाने वाली महल की दासियों को पहले में रखवा दिया है। झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। इन्हें पूछताछ के लिए दंड विभाग के हवाले कर दो। ली शेनगान एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर संकोच से पूछा, सम्राट महारानी जी। झाओ जुनियाओ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कोई जवाब नहीं दिया। ली शेनगान ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने चला गया। जियाओ वेक हॉल, महारानी को यह खबर पिछली रात ही मिल गई थी। उनके लिए यह बहुत ही बड़ी खबर थी और वह निश्चित रूप से इस बारे में चिंता नहीं करेगी। अगले दिन सम्राट का कुलीन उपपत्नी शेह से मिलने के लिए ज़िफू महल का दौरा उम्मीद के मुताबिक ही रहा। उसे केवल इस बात से दुख हुआ कि कुलीन उपपत्नी शेह का बच्चा खोया नहीं था। यह आदरणीय महिला हूँ वास्तव में अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि वह अब सुखमय जीवन जीना नहीं चाहती। महारानी ठंडी हंसी हंस पड़ी। मैं उससे बाद में निपट लूंगी। अभी मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम करने हैं। ये सोचकर वह खड़ी हो गई और यू लैन को निर्देश दिया, छोटे भंडारगृह में जाओ और कुछ बेहतरीन टॉनिक ध्यान से चुन लो। मैं अपनी छोटी बहन कुलीन उपपत्नी शेह से मिलने जा रही हूँ। स्पष्टतः ये कहते समय वह काफी अच्छे मूड में थी। भले ही गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन मां को उत्तेजित करना भी कारगर साबित होगा। इससे उसे ये भी पता चलेगा कि इस हरम पर असल राज किसका है। उसे यह समझ आ जाएगा कि मुझसे बचकर बच्चे को जन्म देने की कोशिश करना आसान नहीं होगा। यू लैन ने तुरंत जवाब दिया और कई डिब्बों में बेहतरीन क्वालिटी के टॉनिक लेकर आई। जिनसेन, बर्ड्स नेस्ट ऑयल, ये सभी उच्चतम गुणवत्ता के थे। महारानी ने उन पर एक नजर डाली और कहा, बस इतना ही काफी है। इन्हें लपेट दो। ये कहकर उसने दर्पण के सामने सावधानीपूर्वक खुद को सजाया संवारा, फिर यू लैन के साथ शालीनता से वहां से चली गई। ज़िफू पैलेस, महारानी आ गई हैं। कुलीन उपपत्नी शेह अभी लेटी ही थी कि महारानी वहां पहुंच गई। उसे नींद नहीं आई थी और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसे खबर मिलते ही बहुत जल्दी पता चल जाता है। क्या वो मेरी बदकिस्मती देखने के लिए इतनी बेताब है? यंग यू ने तुरंत सलाह दी, महामहिम कृपया क्रोधित न हो, इससे केवल दूसरों को ही प्रसन्नता होगी। कुलीन उपपत्नी शेह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह तो बस एक बूढ़ी मुर्गी है जो अंडे नहीं दे सकती। मैं जो गर्भवती हूँ उससे कैसे डर सकती हूँ? महारानी के पास ऐसी एक ही चीज है जिसे मैं ईर्ष्या कर सकती हूँ और वह है उनका रुतबा। मेरी चचेरी बहन ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया, फिर भी उन्हें यहाँ आकर खुद को दिखाने की हिम्मत है। वो सचमुच बेशर्म है। अपनी अरुचि के बावजूद कुलीन उपपत्नी शेह महारानी को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकी। ये संगिनी महारानी को प्रणाम करती है। शाही चिकित्सक ने कहा है कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ठीक से नमस्कार नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। कुलीन उपपत्नी शेह ने बिस्तर पर लेटे हुए बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कहा। यहाँ तक कि जब वह सम्मान व्यक्त करती थी तब भी वह केवल दिखावा ही करती थी। उसने महारानी को कभी भी सच्चे दिल से सम्मान कब दिया था? इसलिए महारानी को इसकी आदत हो चुकी थी। वह मुस्कुराई, कुछ नहीं, मेरी छोटी बहन कुलीन उपपत्नी शेह अस्वस्थ है और उसे वास्तव में आराम करना चाहिए। बात करते करते उसने बैठने के लिए जगह ढूंढी। यू लैन से उपहार का डिब्बा लिया और कहा, तुम्हें अस्वस्थ देखकर मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए बेहतरीन जिनसेन और चिड़िया का घोंसला मनवाया है। ये सब पिछले वर्षों में सम्राट द्वारा पुरस्कार के रूप में दिए गए थे। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे लिए लाई हूँ मेरी बहन, ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। महारानी ने अपनी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि का भाव लिए हुए बात की। ये शब्द तुरंत ही समझ में आ गए कि इनका इरादा नेक नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, कुलीन उपपत्नी शेह ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, महाराज की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाही चिकित्सक ने मुझे लापरवाही से खाने से भी मना किया है। महाराज की कृपा को व्यर्थ करना वाकई शर्म की बात है। ये कहते हुए महारानी के आगे बोलने का इंतजार किए बिना उन्होंने सीधे यंग यू को आदेश दिया, क्या तुमने अभी तक महारानी को चाय नहीं पिलाई? वह इतनी दूर से आए हैं, क्या तुम उन्हें प्यास से मरते देखना चाहती हो? इन शब्दों को ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं थी, ये जानने के लिए कि वे निश्चित रूप से दयालु नहीं थे। महारानी के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और वह अचानक खड़ी हो गई। महान उपपत्नी शेह, आपका ऐसे क्या मतलब है? क्या आप मुझे श्राप दे रही हैं? कुलीन उपपत्नी शेह ने ठंडे लहजे में उपहास किया। इस रानी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसे इस हालत में देखकर महारानी को थोड़ा गुस्सा आया और उदारता का दिखावा करते हुए उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या कुलीन उपपत्नी शेह को लगता है कि हरम अभी भी पहले जैसा ही है? खैर तुम गलत हो, अब तुम सम्राट की आंखों का तारा नहीं हो। इस बयान से कुलीन उपपत्नी शेह को गहरा आघात पहुंचा। उसे अब ठीक से याद नहीं था कि उसकी चचेरी बहन आखिरी बार उसके साथ रात बिताए हुए कितना समय हो गया था। लेकिन वह हमेशा से ही अभिमानी और हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया, क्या महारानी जी का जिक्र लेडी जिया से हो रहा है? स्वयं महारानी जी को भी उनके हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा है ना? टूटा हुआ चंदवा वाला बिस्तर, ढह गया घर, इनमें से किस स्थिति में महारानी विजयी रही? सचमुच महारानी बहुत क्रोधित थी। यू लैन ने माहौल में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए जल्दी से अपनी आस्तीन खींची। महारानी को अचानक होश आ गया। मैं आज यहाँ झगड़ा करने नहीं आई थी। खुद को शांत करने के लिए चुप्पी से कुछ गहरी सांसें लेने के बाद महारानी ने फिर से सौम्य और सदाचारी मुस्कान बिखेरी। फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन इस बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकेगी, महारानी ने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर कहा। कुलीन उपपत्नी शेह ने मन ही मन उपहास किया। मुझे इस पर एक शब्द भी विश्वास नहीं है, फिर भी बाहरी तौर पर वह अडिग रही, तो मैं महाराज के शुभ शब्दों को स्वीकार करती हूँ। ज़िफू महल से बाहर निकलते ही दोपहर की तेज धूप महारानी की आंखों में चुभ रही थी, जिससे उन्हें आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कुलीन उपपत्नी शेह के गर्भवती पेट की तरह यह उसके दिल को असहज रूप से चुभ रहा था। जब वह जियाओ फांग हॉल लौटी तो यूफू ने उसका अभिवादन किया। उसने यू लैन के हाथ से छाता लिया और धीमी आवाज में कहा, महामहिम, आदरणीय महिला आपसे मिलना चाहती हैं। इस सेविका ने उन्हें पीछे के कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। महारानी की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने मन ही मन उपहास किया। वह अभी आने की हिम्मत कर रही है। ये कहते हुए वह तेजी से भीतरी हॉल की ओर बढ़ गई। उसे यहाँ बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वह अपने बारे में क्या कहती है। यूफू ने सहमति जताई और बाहर चली गई। आदरणीय महिला हूँ ने प्रवेश करते ही घुटने टेक दिए। ये सेवक महारानी को प्रणाम करता है। महारानी चाय पीते हुए अपने भीतर के क्रोध को बाहर के धधकते सूरज की तरह भरते हुए महसूस कर रही थी, जो उनकी तपशक्ति को झुलसा रहा था। टकरा जाना। महारानी ने चाय का प्याला पटक दिया। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? आदरणीय लेडी हूँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर प्रणाम करने लगी। ये सेवक जानता है कि महाराज क्रोधित हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि पहले मेरी बात सुन लें। महारानी ने ठंडी सी आवाज में कहा, बोलो। आदरणीय लेडी हूँ ने एक पल सोचा, फिर चापलूसी भरे लहजे में कहा, इस सेवक को सबसे पहले महाराज को बधाई देनी चाहिए। महारानी कुछ असमंजस में थी। मेरे लिए खुशी का कौन सा अवसर हो सकता है? आदरणीय लेडी हूँ की निगाहें इधर उधर घूमी और फिर उन्होंने आगे कहा, महाराज इस बारे में सोचिए। अगर महारानी का गर्भपात हो जाए तो सम्राट की विधियों से इसकी तह तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। महाराज, क्या आपको लगता है कि हम सम्राट की पकड़ से बच सकते हैं? ये सुनकर महारानी स्तब्ध रह गई। मेरी मंशा थी कि आदरणीय महिला हूँ कुलीन उपपत्नी शेह का गर्भपात करवाएं और आदरणीय महिला हूँ को बलि का बकरा बनाया जाए, लेकिन उनकी कही बात भी समझ में आई। एक साधारण महिला भला कुलीन उपपत्नी को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? जरूर कोई न कोई पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा होगा। अगर सम्राट जांच करना चाहते तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होता। सबूत न होने पर भी सम्राट अपने मन में जानते हैं, क्या तब वे भविष्य में उसके कक्ष में आने से और भी कतराएंगे? समय बीतने के साथ क्या वह महारानी के रूप में अपना पद बरकरार रख पाएगी?
महारानी गहरी सोच में डूब गई। आशा की एक किरण देखकर आदरणीय लेडी हू ने तुरंत आगे कहा, यद्यपि नोबल कंसोर्ट ने अपना बच्चा नहीं खोया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह बच्चा लड़का होगा या लड़की, या क्या इस स्वस्थ रूप से पैदा होगा, या क्या इसका पालन पोषण बिना किसी घटना के हो पाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो महारानी जी, आपका मौका अभी भी हाथ से नहीं निकला है। इस समय सम्राट से मतभेद क्यों रखना चाहिए? आदरणीय लेडी हू के शब्दों ने महारानी के हृदय को सीधे छू लिया। उसने इस बारे में सोचा और उसके गुस्से वाले भाव गायब हो गए। उसने अनजाने में सहमति में सिर हिलाया। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस समय तो उसे सम्राट के साथ अपने रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उसे जल्दी से अपना बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। जी हाँ, कुलीन उपपत्नी शह ने लगभग उसे धोखा दे ही दिया था। वह लगभग एक गंभीर गलती करने ही वाली थी। इसी सोच के साथ उसने कहा, छोड़ो, मैं इस घटना को लेकर उसे दोषी नहीं ठहराऊंगी। फिर उसने पूछा, ये तुमने ही किया था, है ना? आदरणीय लेडी हू ने इसकी पुष्टि की। तब महारानी ने पूछा, क्या तुमने ये काम साफ सुथरे तरीके से किया, बिना कोई ऐसा सुराग छोड़े जो हमें वापस इंगित कर सके? आदरणीय लेडी हू ने एक द्वेषपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई भी इसका पता हमारे तक नहीं लगा सकता। महारानी का चेहरा एकदम नर्म पड़ गया और उन्होंने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, यूलेन, उसे इनाम दो। आदरणीय लेडी हू ने प्रसन्नतापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रणाम किया। महामहिम की सेवा करना इस सेवक के लिए सौभाग्य की बात है। महारानी ने उसकी ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, जब तक तुम पूरी निष्ठा से मेरी सेवा करती रहोगी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार न हो। इस बारे में बात करते हुए उसने यूलेन को निर्देश दिया, जाओ शाही रसोई को बताओ कि वे आदरणीय देवी हू के भोजन की उपेक्षा न करें, मेरी ओर से उन्हें अच्छी तरह से भोजन परोसने के लिए कहें। महारानी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लेडी हू ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसी बीच दंड विभाग को सम्राट का आदेश प्राप्त हो गया था। मामले में तेजी से प्रगति हुई। जांच करने पर पता चला कि फूसी पाउडर से भरा बंडल सिलाई कक्ष से आया था। आमतौर पर महिलाओं के कपड़ों की पैकिंग करते समय कई लोग शामिल होते थे, एक दूसरे पर नजर रखते थे और किसी को भी छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देते थे। लेकिन उस दिन बंडल को केवल एक ही व्यक्ति ने छुआ था, महल की एक दासी शियाओ हुई। वही कपड़े पहुंचाने आई थी और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह अकेली थी, उसके साथ कोई गवाह भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह गूंगी थी। एक गूंगा बोल नहीं सकता। महल की महिलाएं ऐसे लोगों की वफादारी खरीदना पसंद करती थी, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, वही मुख्य संदिग्ध थी। इसलिए उसी रात जब बाकी सभी को रिहा कर दिया गया, तो केवल शियाओ हुई को ही दंड विभाग में हिरासत में रखा गया। कई पूर्व शिक्षिकाएं आश्वस्त नहीं थी और उसकी ओर से पैरवी करने गई। शियाओ हुई को नोबल कंसोर्ट से कोई द्वेष नहीं है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी हाँ महोदय, आप गलतफहमी में हैं। शियाओ हुई एक अच्छी बच्ची है, वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। सिर्फ इसलिए कि वह बोल नहीं सकती, आप उसे धमका नहीं सकते। वह तो बस एक बेचारी बच्ची है। दुर्भाग्यवश राजमहल का दंड विभाग व्यक्तिगत भावनाओं के लिए रियायत देने की सबसे कम संभावना रखता था। वे सम्राट की सेवा करते थे, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते थे, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। आधुनिक संदर्भ में जियाओ हुई अब एक प्रमुख संदिग्ध थी और अपना नाम साफ किए बिना वहां से नहीं जा सकती थी। और सिस्टर्स के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात दंड विभाग के एजेंटों ने शियाओ हुई के रहने के कमरे और सिलाई कक्ष में स्थित सभी महल की दासियों के कमरों की तलाशी ली। एक शिचेन के बाद एक छोटा हिजड़ा रिपोर्ट करने आया। बाकी लोगों के कमरों में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन ये चीज शियाओ हुई के कमरे में मिली। इसके साथ ही उन्होंने एक थैली भेंट की। थैली खाली थी, फिर भी उस पर की गई कढ़ाई अत्यंत बारीक और भव्य थी। ये किसी महल की दासी की वस्तु नहीं लग रही थी, बल्कि किसी महिला द्वारा दिया गया उपहार प्रतीत हो रही थी। जब जियाओ हुई से दोबारा पूछताछ की गई, तो थैली को देखकर उसने हताशा में अपना सिर हिलाया और फूट-फूट कर रोने लगी। वह बेकाबू होकर सिसक रही थी। वह अन्याय कहकर रोना चाहती थी, लेकिन वह जोर से बोल नहीं पाई, क्योंकि यह इनाम तो लेडी जिया ने ही उसे दिया था। लेडी जिया और लेडी सी यू दोनों ही उसके प्रति बहुत दयालु थी। महल में कपड़े पहुंचाने के दौरान केवल लेडी जिया ने ही उसे इनाम दिया था। क्या वह सचमुच लेडी जिया को फंसा सकती थी? शियाओ हुई ने अपना सिर जोर से हिलाया, लेकिन अफसोस की बात है कि वह कुछ भी बोल नहीं पाई। उपलब्ध सबूतों के आधार पर जांच में तेजी आई। दंड विभाग ने उसी दिन अपने निष्कर्ष किंडली के सामने प्रस्तुत किए। परिणाम ये निकला, जियाओ हुई ही एकमात्र व्यक्ति थी जो अकेले उस बंडल के संपर्क में आए थे और इसके अलावा लेडी जिया का इनाम वह थैली जियाओ हुई के निवास पर पाई गई थी। सच का खुलासा होते होते रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वे सीधे सीधे यह ऐलान करने ही वाले थे। लेडी शिया ने ही शियाओ हुई को कुलीन उपपत्नी शह के खिलाफ साजिश रचने का निर्देश दिया था, लेकिन सम्राट की प्रिय पत्नी होने के नाते वे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। झाओ जुनियाओ ने स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष सुने और गहरी सोच में डूबे हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्हें अपने मन में यह बात भली-भांति पता थी, इस महल में कोई भी कुलीन उपपत्नी शह को नुकसान पहुंचा सकता था, केवल लेडी जिया ही ऐसा नहीं कर सकती थी। वे शाही महल में पले बड़े थे, राजकुमार से युवराज और फिर सम्राट बने थे। अगर उनमें चरित्र को परखने की यह बुनियादी क्षमता भी नहीं होती, तो शायद वे अब तक मर चुके होते। सम्राट, बकवास। सम्राट का चेहरा खामोशी से काला पड़ गया, जिससे शेनगान काफी बेचैन हो गया। घबराहट के साथ उसने पूछा, सम्राट, प्रोटोकॉल के अनुसार, नियमों के अनुसार यही वह समय था जब लेडी जिया को हिरासत में लिया जाना चाहिए था। वह भली भांति जानता था कि सम्राट चाहे किसी का पक्ष क्यों न ले, अगर वह गलती करती है तो सम्राट उस पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं था। कुलीन उपपत्नी शह इसका एक जीता जागता उदाहरण थी। हालांकि सम्राट की बात की प्रतिक्रिया ने हिजड़ाली को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। झाओ जुनियाओ ने दांत पीसते हुए गुर्राते हुए कहा, बेतुका, जब मैं असंभव कहता हूं तो यह असंभव ही होता है। आगे जांच करो, महज एक थैली के आधार पर फैसला सुनाना। दंड विभाग अपने कर्तव्यों को निभाने में कितना अधिक कुशल हो गया है। झाओ जुनियाओ ने ताना मारा। ली शेनगान पूरी तरह से चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह असहाय होकर बुदबुदाया, सम्राट, महल में कोई नियम कानून कैसे नहीं हो सकते? ली शेनगान ने मन ही मन सोचा। हम। झाओ जुनियाओ की निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने उसे घूर कर देखा। ली शेनगान के चेहरे के भाव पल भर में गायब हो गए और उनकी जगह एक ऐसा भाव आ गया जो कह रहा था, आप सही हैं महाराज, आप जो भी कहते हैं वह सही है। फिर उन्होंने तुरंत अपने प्रशिक्षुओं को अपने अपने काम शुरू करने का इशारा किया। लेकिन अचानक झाओ जुनियाओ ने उसे रोक दिया। रुको महामहिम, क्या आपके पास कोई और आदेश है? झाओ जुनियाओ ने कुछ देर सोचा, फिर निर्देश दिया, इस बार वे शेन को स्वयं जांच का जिम्मा सौंप दो। किसी को भी डराने की जरूरत नहीं है। वे शेन दंड विभाग का प्रमुख हिजड़ा था, जो बेहद बुद्धिमान और मामलों को सुलझाने में कुशल था। ली शेनगान अचंभित रह गया। किसी को डराना नहीं, मतलब गुप्त रूप से जांच करना और निष्कर्षों को सार्वजनिक न करना। यह नहीं, क्या वह इस मामले को खुलेआम आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि महारानी के साथ किया गया अन्यायपूर्ण षड्यंत्र व्यर्थ ही हो गया? ली शेनगान को स्थिति समझने में कुछ समय लगा। क्या ये किसी सम्राट का तथाकथित रहस्यमय दिमाग था? झाओ जुनियाओ ने उसे वहीं जड़वत खड़ा देखकर अधीरता से कहा, अच्छा तो तुम जाओगे नहीं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये सेवक आ रहा है। ली शेनगान सम्राट के सामने से पूरी गति से गायब हो गया। उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और जांच को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से निकल गया। झाओ जुनियाओ ने उसे जाते हुए देखा और राहत की सांस ली। उसका पूरा व्यवहार शांत हो गया। ये कहने के बजाय कि वह लेडी शिया की रक्षा कर रहा था, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह अपनी स्वयं की सत्ता की रक्षा कर रहा था। पहले वह हमेशा उसे चुपके से बुलाता था और छुपकर उस पर स्नेह जताता था। अब उसने कुछ ही दिनों तक खुलेआम उस पर स्नेह जताया था और किसी ने उसे फंसा दिया। क्या इसका मतलब यह था कि सम्राट को अपनी पसंदीदा महिला पर भी स्नेह प्रकट करने का अधिकार नहीं था? क्या उसे अपनी इच्छा से किसी पर भी स्नेह प्रकट करने के लिए हरम की अनुमति की आवश्यकता थी? ये तो सरासर बेतुका था। हरम में महिलाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता शाही दरबार की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी।
उन्होंने कभी इन मामलों में दखल देने की परवाह नहीं की थी, लेकिन जब कोई बच्चा शामिल होता था तो वे इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। लेडी जिया तो महज एक सम्मानित महिला थी। भला नोबल कंसोर्शियम के साथ उनका ऐसा क्या विवाद हो सकता था कि वे इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो जाएं। झाओ जुनियाओ के मन में इस बात को लेकर गहरा संदेह था कि इसके पीछे कौन है। अफसोस की बात है कि कोई सबूत नहीं था। सबूत के बिना वह किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था, कम से कम खुले तौर पर तो नहीं। दंड विभाग हमेशा सम्राट के लिए काम करता था, विशेषकर निदेशक वे शेंग। वह शाही सेंसर झोल इनके समान ही वरिष्ठ थे। दोनों ने पूर्वी महल में उनके समय से ही उनकी सेवा की थी और सम्राट को उन पर गहरा भरोसा था। ली शेनगान ने सम्राट के मौखिक निर्देशों को शीघ्रता से संप्रेषित किया। जाने से पहले उसने वे शेंग को एक तरफ खींचकर पूछा, ये तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। सिर्फ एक पस के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि यह सब लेडी जिया का काम था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट क्रोधित हैं। वे शेंग ने बहस करने के लिए तैयार होकर ऊपर देखा, लेकिन अचानक उसकी नजर किसी चीज पर टिक गई। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ, इस बार गलती मेरी ही है। वह एक अशिक्षित अनपढ़ हिजड़ा था जो अपनी तेज नजरों के कारण ही वर्तमान स्थिति तक पहुंचा था। हालांकि वह महल के बाहर न्याय मंत्रालय या शाही निरीक्षणालय के अधिकारियों से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन वह हरम के भीतर के घिनौने मामलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम था। जब मुकदमों का फैसला करने की बात आती थी तो वह काफी व्यवस्थित तरीके से काम करते थे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ली शेनगान ने कहा, चूंकि तुम्हें ये बात समझ आ गई है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अपना कर्तव्य अच्छे से निभाओ। इतना कहकर ली शेनगान ने वे शेंग के कंधे पर थपथपाया और वहां से चले गए। ली शेनगान को विदा करने के बाद वे शेंग का चेहरा सख्त बना रहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। लगभग उतने ही समय के बाद जितना समय एक अगरबत्ती को जलने में लगता है, उसने अचानक ऊपर देखा। परिचारकों, एक छोटा हिजड़ा तुरंत उसके पास आया। तुम्हारे क्या आदेश हैं, हिजड़ा वे? सबूत कहाँ है? उसने पूछा। छोटे हिजड़े ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, फिर बड़ी कुशलता से शियाओ हुई के कमरे में मिला पस निकाल लिया। वे शेंग ने उसे लिया, आगे पीछे से अच्छी तरह जांचा और फिर उसने पस को एक तरफ फेंक दिया। नपुंसक वे, तुम क्या कर रहे हो? नन्हा नपुंसक उसे जमीन से उठाने के लिए झपटा। वे शेंग ने उसे डांटते हुए कहा, उसका चेहरा सख्त था। क्या तुमने नहीं देखा कि नपुंसक ली के पीछे चल रहे नपुंसक ने भी कमर पर ठीक वैसा ही कुछ पहना हुआ था? इसका मतलब ये हो सकता है कि लेडी जिया के पास ऐसे कई पस हों। हो सकता है उसने ये चीजें कई नौकरों को उपहार में दे दी हों। अगर इसे सबूत माना जा सकता है तो कोई भी अपना काम कर सकता है। वे शेंग बेहद गुस्से में था। यद्यपि वह एक हिजड़ा था, फिर भी वह निष्पक्षता को महत्व देता था। वह न तो किसी का बचाव करता था और न ही किसी पर झूठा आरोप लगाता था। इस बार धोखा खाने से उसे लगा कि उसकी काफी बदनामी हुई है। नन्हे हिजड़े को इतनी बुरी तरह से डांटा गया कि उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वे शेंग ने उसकी ओर एक नजर डाली और फिर आदेश दिया, उस राक्षसी दासी को यहाँ लाओ। मैं उससे खुद पूछताछ करना चाहता हूँ। नन्हे हिजड़े ने झट से सहमति दे दी और जल्दी से चला गया। क्या तुम वाकई एक गूंगे से सवाल करना चाहते हो, हिजड़ा वे? उसने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि हिजड़ा वे अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए कुख्यात था, इसलिए छोटा हिजड़ा अपने संदेह को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ ही देर में शियाओ हुई को अंदर लाया गया। हिजड़े वे को देखते ही वह तुरंत अपना सिर हिलाने लगी और रोने लगी। आंसुओं के बीच स्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदाने लगी। ये देखकर वे शेंग ने बाकी सभी को विदा कर दिया। फिर अपने लहजे को नर्म करते हुए उन्होंने कहा, मैं सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगे। अगर मेरी बात सही है तो सिर हिलाए, अगर गलत है तो सिर हिला दीजिए। ये सुनकर जियाओ हुई ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हे भगवान, आखिरकार हिजड़ा वे मेरी बात सुनने को तैयार हो गया। वे शेंग ने और शब्द बर्बाद नहीं किए। ध्यान से सोचो, जिस क्षण तुम्हें बंडल मिला उस दौरान और जब तक तुमने उसे जिफू महल में नहीं पहुंचाया, क्या रास्ते में कुछ असामान्य हुआ? जैसे ही शियाओ हुई ने ये सुना, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और गहराई से सोचने लगी। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। फिर उसने ऊपर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, हिजड़ा वे ने पूछा। जियो हुई ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हिजड़ा वे स्तब्ध रह गया। यह, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? महल में अपने इतने वर्षों के दौरान उन्होंने हर तरह के लोगों से पूछताछ की थी। वे मृतकों को भी बुलवा सकते थे, लेकिन एक मूक व्यक्ति के सामने वह पूरी तरह से असहाय था। चाहे उसने कितनी ही बार पूछा हो, जवाब हमेशा यही मिलता था कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। हिजड़ा वे के पास शियाओ हुई को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद उसने अपने आदमियों को सिलाई कक्ष की तलाशी जारी रखने का आदेश दिया। उसे लगा कहीं न कहीं कोई सुराग जरूर होगा। दंड विभाग ने जिया रुकिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हरम में कुछ लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। जिस रात जिया हुई को गिरफ्तार किया गया, उसी रात महल में अफवाहें फैल गई कि उसने लेडी जिया के आदेश पर नोबल कंसोर्ट को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। अगले दिन जब शिया रुकिन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिया फांक हॉल गई तो उसके प्रति सभी का नजरिया बदल चुका था। आदरणीय महिला हूं ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में उसे ताना मारना शुरू कर दिया। किसने सोचा होगा कि लेडी जिया के मन में इतनी बुरी मंशा हो सकती है? सम्राट के समर्थन से तुम महारानी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी करते हो। आदरणीय लेडी हूं ने व्यंग्य किया। उनके शब्दों से तुरंत ही हंगामा मच गया। महारानी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, लेडी हूं, आपको बिना सबूत के इतनी लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लेडी हूं ने उपहास करते हुए कहा, महाराज, शायद आपको जानकारी न हो, लेकिन लेडी जिया और कपड़े पहुंचाने वाले उस जियाओ हुई के बीच कुछ नापाक सा मामला चल रहा है। सबूत पहले ही दंड विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। फिर उसने आगे कहा, अब बात सिर्फ इतनी है कि सम्राट उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए दंड विभाग उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। महारानी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या ये सच हो सकता है? हरम की अन्य महिलाएं भी अविश्वास भरी निगाहों से जिया रुकिन को घूर रही थी। इस बीच महारानी यून, महारानी जेंगपिन और उनके जैसी अन्य महिलाओं के चेहरे पर स्पष्ट प्रसन्नता के भाव थे। तो लेडी जिया, आपका पतन इतनी जल्दी हो गया? उन्होंने सोचा। महारानी और शाही पत्नी दोनों को नाराज करने के बाद क्या आपको सच में लगा था कि आप बच निकलेंगी? इस बार पुख्ता सबूतों के साथ सम्राट भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। जब कोई दीवार गिरने वाली होती है तो सब मिलकर उसे धक्का देते हैं। जब वे सभी लेडी शिया को अपमानित होते देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, तभी शिया रुकिन ने अचानक ठंडी हंसी हंसी और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उन्होंने पहले महारानी के सामने सिर झुकाया, फिर महारानी निंग और अपने से उच्च पद की अन्य रानियों के सामने आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर वह मुड़ी और ज़ैक्यू के हाथों से एक बंडल ले लिया। जब कपड़े की लपेट खोली गई तो उसके अंदर की चीजें हल्की सरसराहट के साथ बाहर गिर गईं। सबने गौर से देखा, ये कढ़ाई किए हुए परसों का एक घना ढेर मात्र था। शिया रुकिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज, क्या किसी को केवल एक कढ़ाई वाले पस के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है? यदि ऐसा है तो महाराज को पहले ये पता लगाना चाहिए कि इस हरम में कितनी महल की परिचारिकाओं के पास ऐसी वस्तुएं हैं। अपनी बात कहकर वह धीरे धीरे महारानी के पास गई और आदरपूर्वक बोली, लेडी यूलैन पहले भी मेरे लिए इंडिया निवास पर सामान पहुंचा चुकी हैं। उनके पास इनमें से कम 2 तो अवश्य होंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं? फिर शिया रुकिन धीरे धीरे कदम दर कदम महारानी निंग के पास पहुंची और उतने ही आदर के साथ बोली, शाही उद्यान में उस समय मेरा एक रुमाल खो गया था। सौभाग्य से आपकी सेवा में तल्लीन लैन जियान ने उसे ढूंढकर मुझे लौटा दिया। लैन जियान के पास भी ऐसा ही एक रुमाल है। आगे बढ़ते हुए वह धीरे धीरे महारानी हुई पिन की ओर बढ़ी। महाराज, आपने हमेशा एकांत जीवन व्यतीत किया है और आप मुझ जैसे नौकरों से शायद ही कभी बातचीत करते हैं। आपकी सेवा में लगी वरिष्ठ राजमहल दासियों से भी मुझे बहुत कम ही बात करने का अवसर मिला है। हालांकि तुम्हारे बगल में एक छोटा गुइजी है, उसके पास भी शायद इसी तरह की थैली होगी। बोलते बोलते उसने आगे बताया, शाओ जीजी थोड़ा नाड़ी है। एक बार जब वह खाना लेने गया तो गलती से उसकी टक्कर छोटी गुइजी से हो गई जो महाराज की सेवा करता है। शाओ जीजी ने उसे मुआवजे के तौर पर एक थैली दे दी।
यह कोई बड़ी बात नहीं थी और महाराज शायद इसके बारे में भूल भी गए होंगे। महारानी हुईपेन ने उनकी बात सुनी और उन्हें वह घटना याद आ गई, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा हुआ था। उसकी आवाज सुनने में मधुर थी, किसी चहचहाते ओरियो पक्षी की तरह कोमल और मधुर। श्रेया रुकिंग ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। इसके बाद ज़िया रुकिंग बैठने की जगह के दूसरी ओर महारानी उनके सामने जाकर बैठ गई। महारानी उनको वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें महारानी के आदेश मिले थे कि वे आदरणीय लैन और आदरणीय शी को अपने जाल में फंसा लें। इसलिए उन्हें ज़िया रुकिंग के प्रति विनम्र रहना पड़ा, क्योंकि उनके दोनों से अच्छे संबंध थे। इसके बाद श्रेया रुकिंग ने कहा, कैदी जो महारानी युंग की सेवा करता है, उसके पास भी एक है। महारानी झेंगपेन के सामने आकर ज़िया रुकिंग ने एक पल सोचा और फिर कहा, यद्यपि मैंने कभी आपकी महामहिम को परेशान नहीं किया है, लेकिन होंग युंग 2 बार जाओहुआ मंडप जा चुकी है, इसलिए उसे भी एक बार जाना चाहिए। महारानी झेंगपेन दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्न हो रही थी, वह इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक थी, लेकिन ये वास्तव में सच था। एक बार होंग युन ने उसे बताया था कि महल के सभी नौकर कह रहे थे कि लेडी ज़िया बहुत उदार हैं और उन्हें इनाम देना पसंद करती हैं। ये कहने के बाद उसने लेडी ज़िया द्वारा इनाम में दी गई थैली महारानी झेंगपेन को सौंप दी थी। चांदी के एक सिक्के से भी कम कीमत वाले उस छोटे से थैले को देखकर महारानी झेंगपेन ने उसे हल्के में लेते हुए कहा, थैला बुरा नहीं है, आप इसे रख लीजिए। तभी होंग युन ने इसे स्वीकार करने का साहस किया। ये सभी तथ्य थे जिनकी आसानी से पुष्टि की जा सकती थी। झूठ बोलना व्यर्थ था और अब किसी भी सबूत को नष्ट करने में बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ने राहत की सांस ली, जबकि कुछ मन ही मन नाराज थे। उनके मन में जो भी विचार आ रहे हो, किसी ने भी उन्हें अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। इसके बाद कुछ पल के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी ने बोलना बंद कर दिया। महारानी जब इस कदर घिर गई कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने केवल रूखेपन से कहा, फिर भी लेडी ज़िया आप अभी भी एक संदिग्ध हैं। श्रेया रुकिंग के कुछ कहने से पहले ही आदरणीय लेडी हु ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, महारानी सही कह रही हैं। लेडी श्रेया, महल की दासी श्रेया हुई के कमरे में जो एकमात्र वस्तु मिली है, वह वही है जो आपने भेजी थी। इसका मतलब है कि आपका उस महल की दासी से संपर्क रहा है। इस पर आदरणीय लेडी हु ने उपहासपूर्वक कहा, सिलाई कक्ष की एक महल की नौकरानी जिसका कोई विशेष रुतबा नहीं है, आप उसे क्यों पुरस्कृत करेंगे? काम खत्म करने के बाद वह विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, मानो कोई मुर्गा लड़ाई जीतकर विजयी हो गया हो। आसपास के लोग जो शुरू में लेडी ज़िया की ओर झुके हुए थे, एक बार फिर विचलित हो गए, जिससे सभी लोग अनन्य की स्थिति में आ गए। महारानी ने रुचिपूर्वक ये सब देखा और उनका इरादा लेडी ज़िया के लिए कुछ भी बोलने का नहीं था। अंत में महारानी हुईपेन ने ही उनका पक्ष लिया। लेडी श्रेया सभी के प्रति विनम्र है, ये महल में सर्वविदित है। मुझे याद है कि सम्राट की सेवा करने वाले किन्नली के पास भी ऐसी ही थैली है और उनके शिष्य नन्हे झूसी उन दोनों के पास भी ऐसी ही थैलियां हैं। श्रेया रुकिंग ने कृतज्ञतापूर्वक महारानी हुईपेन की ओर देखा और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद महारानी हुईपेन। महारानी हुईपेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनका व्यवहार अभी किसी चित्र की तरह सुंदर था। इसके बाद श्रेया रुकिंग ने महारानी को प्रणाम किया। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। महारानी, मात्र एक थैली के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि मैंने कुलीन पत्नी को जहर दिया और शाही उत्तराधिकारी को खतरे में डाला, ये सेवक इस तरह के आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता। महारानी ने अपने ऊंचे सिंहासन से उसे नीचे देखा। कुछ देर बाद उन्होंने उसे उठने का आदेश दिया और कहा, भले ही आप ऐसा कह रही हो, लेकिन वर्तमान साक्ष्य वास्तव में सीधे आपकी ओर इशारा करते हैं। लेडी ज़िया, फिर से बोलते हुए उसने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, यह सच है कि महारानी की गर्भावस्था में बाधा आई थी। शाही चिकित्सक ने स्वयं कहा था कि यह किसी के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के कारण हुआ था। कैसा रहेगा अगर आप जाकर महारानी से माफी मांग लें? अगर महारानी आपको माफ कर देती हैं, तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आपका क्या कहना है? ये सुनकर ज़िया रुकिंग ने अचानक ऊपर देखा। बाकी सब चौंक गए। आदरणीय लेडी हु और महारानी झेंगपेन ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, ये देखकर कि लेडी ज़िया अभी भी दुर्भाग्य की ओर बढ़ रही हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं। श्रेया रुकिंग मन ही मन मुस्कुराई। कुछ लोग सचमुच उसकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे। शाही वारिस के खिलाफ साजिश करना एक गंभीर अपराध था। दोषी साबित होने पर न तो महारानी और न ही शाही पत्नी उसे बख्शेंगी। और यह भी न भूलें कि अगर यह घटना न भी हुई होती, तो शाही पत्नी उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती। महारानी की बात करें तो हालात को देखते हुए शायद वह भी उसे नहीं बख्शती। तब तक उसे डर था, सम्राट भी उसे नहीं बचा पाते। उफ, उनमें से हर कोई उसे मौत की ओर धकेल रहा था। उनके लिए बुरा हुआ, वह उन्हें मौका बिल्कुल नहीं देगी। क्या वे उसे मरा हुआ समझते हैं? क्या वे सच में सोचते हैं कि वह सिर्फ एक सुंदर बेकार फूलदान है? बिल्कुल बेतुका। श्रेया रुकिंग ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और फिर शांत भाव से बोली, महामहिम, महल में ऐसा कोई नियम नहीं है जो सेवकों को पुरस्कृत करने पर रोक लगाता हो। इसलिए इस सेवक ने कुछ भी गलत नहीं किया है और स्वाभाविक रूप से उसे महारानी से माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलने के बाद उसने आगे कहा, इसके अलावा चूंकि महारानी ने कहा है कि मैं संदिग्ध हूँ, तो क्या आपको जांच जारी नहीं रखनी चाहिए? या तो इस नौकरानी को दोषी ठहराने के लिए अकाट्य सबूत पेश करें, या मेरा नाम साफ करने के लिए असली अपराधी को ढूंढें। इस मामले को इतनी जल्दी बंद करने की आपकी जल्दबाजी अनुचित लगती है ना? सम्राट को इसके बारे में पता चलने पर क्या होगा? इसकी चिंता न करें, महल की अन्य रानियां इसे स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ तक कि इस नौकरानी को भी यह अस्वीकार्य लगता है। उनके शब्दों ने महारानी द्वारा तैयार किए गए पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अपनी उच्च स्थिति में बैठी महारानी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह कांटों पर बैठी हो। उनका चेहरा जल रहा था। वह महारानी थी। उनके दिल में 3 बातें सर्वोपरि थी। पहली थी उनकी प्रतिष्ठा, दूसरी थी उनके बच्चे, इसका कारण पहली बात से जुड़ा था, और तीसरी थी उनके पति सम्राट, इसका कारण भी पहली बात से जुड़ा था। इसलिए अगर कोई उनके कार्यों को अनुचित कहता या कहता कि वह न तो गुणी है और न ही नैतिक, तो वह इतनी घबरा जाती मानो उनकी जान खतरे में हो। इसका कारण भी उनकी प्रतिष्ठा ही थी। भले ही सम्राट उन्हें पसंद न करते हो, जब तक उनकी प्रतिष्ठा बेदाग रहती, महारानी के रूप में उनका सिंहासन सुरक्षित था। लेकिन अब जब उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होने की कगार पर थी, तो भला वह घबराती क्यों नहीं? हालांकि चाहे वह कितनी भी घबराई हुई हो, वह फिर भी महारानी थी। उन्होंने पहले भी कई बड़ी मुश्किलों और भव्य अवसरों का सामना किया था। उनमें असीम मानसिक दृढ़ता थी। उसी क्षण उसने खुद को संभाला और मेज पर जोर से हाथ पटका। बेशर्म! महारानी को क्रोधित देखकर सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए और चिल्लाकर बोले, महारानी कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। श्रेया रुकिंग भी घुटनों के बल बैठ गई, फिर भी उसकी रीढ़ सीधी रही। वे उसकी जान लेना चाहते थे। अगर वह नहीं लड़ती तो मर जाती। बेशक वह अंत तक लड़ती। कहावत है, नंगे पैर वाले जूते पहनने वालों से नहीं डरते। ज्यादा से ज्यादा मौत ही हो सकती थी, चाहे वह लड़े या न लड़े, उसकी मौत तो होनी ही थी। लेकिन महारानी अलग थी। उन्हें अपने पूरे खानदान का ख्याल रखना था। अगर ऐसा कोई घोटाला सामने आता, तो क्या इसे उनकी 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती? हरम में ऐसा ही होता है। कुलीन पत्नी के गर्भवती होने पर आप, महारानी, सबसे ज्यादा चिंतित होंगी। कोई भी एक नजर में पता लगा सकता है कि इसके पीछे कौन है। इस मामले को जल्दबाजी में निपटाना आपके दोषी अंतरात्मा को दर्शाता है। अगर आप में हिम्मत है, तो चलिए जांच जारी रखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप, महारानी, तब भी इतनी ही शांत रह पाएंगी। और जैसा कि ज़िया रुकिंग ने सोचा था, महारानी के लिए वास्तव में संयम बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसके सामने जमीन पर घुटने टेके लोगों की भीड़ को देखकर वह सचमुच एक दुविधा में फंस गई थी। अब क्या करें? अब क्या करें? एक थैली से दोष साबित करना काफी नहीं था। तर्कसंगत रूप से उसे जांच जारी रखनी ही थी। जांच? लेकिन वह तो इसके पीछे थी। वह भला जांच कैसे कर सकती थी? उसने एक तीर से 2 निशाने साधने की उम्मीद की थी। कुलीन पत्नी का गर्भपात कराना और लेडी ज़िया की हत्या करवाना, जिससे वह हरम में अपनी सर्वोच्चता पुनः प्राप्त कर सके। लेकिन अब अगर उसने जांच नहीं की, तो क्या इसे उसका दोषी अंतरात्मा और भी उजागर नहीं होगा? नीचे मौजूद भीड़ शायद उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत न करे, लेकिन कौन जाने वे उसकी पीठ पीछे क्या कहेंगे। सालों की मेहनत से उसने जो मातृत्व की छवि बनाई थी, वह रहने की कगार पर थी।
ये सोचते ही महारानी को सीने में घुटन सी महसूस हुई, सांस लेने में असमर्थ, मानो ऊपर जाने और नीचे आने के बीच कहीं अटक गई हूँ। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक नन्हे हिजड़े ने पुकारा, सम्राट आ गए हैं। घोर अंधेरी रात में प्रकाश की किरण की तरह इस पुकार ने उन्हें असीम अंधकार से मुक्ति दिलाई। महारानी ने राहत की सांस ली, खुद को संभाला और तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया। नीचे बैठी रखेलें उठी नहीं, वे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गईं और सम्राट को नमस्कार कहकर अभिवादन किया। चमकीले पीले रंग के ड्रैगन चोगे में सजे झाव जुनियाओं ने प्रवेश किया। सभी को घुटने टेके देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और आदेश दिया, तुम सब किस लिए घुटने टेके हो? उठो। धन्यवाद महाराज। भीड़ धीरे धीरे खड़ी हो गई। महारानी ने सम्राट को बैठने में सहायता की और स्वयं उन्हें चाय परोसी। जब सब कुछ शांत हो गया तो महारानी सम्राट के बगल में बैठ गई और उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सम्राट ने कितना कुछ सुन लिया था। अगर सम्राट ने भी जांच जारी रखने को कहा था तो वह क्या करती? अगर सम्राट को पता चल गया कि इस मामले के पीछे वही है तो वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई उतनी ही ज्यादा चिंतित होती गई, लगभग बैठने में असमर्थ हो गई। झाव जुनिया उसके बगल में बैठा था, मानो भावहीन होकर सब कुछ देख रहा हो। उसने अनदेखा करने का नाटक किया और अपनी लंबी उंगलियों से चाय के कप को हल्के से पकड़ा, लेकिन उसे होठों तक नहीं ले गया। बाहर झींगुरों की चहचहाहट ने अंदर की खामोशी को दबा दिया था और किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। आखिरकार झाव जुनिया को लगा कि समय आ गया है। उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा और बोले, मुझे लगता है लेडी शिया की बात बिल्कुल सही है। इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। महारानी, आपका क्या विचार है? महारानी किसी बात पर विचार कर रही थी। सम्राट के बोलने पर ही उन्होंने हैरानी से अपना सिर उठाया। आह, सम्राट सही कह रहे हैं, हमें पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। उन्होंने घबराकर कहा। सम्राट को जियाओफांग हॉल में आए हुए इतना लंबा समय हो गया था कि उसे ठीक से याद भी नहीं था। उनका अचानक प्रकट होना उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अभी एक गलत काम किया था। सचमुच वह बहुत घबराई हुई थी। उनकी सहमति सुनकर झाव जुनियाओं ने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, चूंकि महारानी सहमत हैं, तो लेडी शिया को ही जांच का जिम्मा क्यों न सौंप दिया जाए। महारानी ने पूरा कथन सुने बिना ही तेजी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन समझौते की प्रक्रिया पूरी होने के बीच में ही उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। महाराज, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जांच का जिम्मा आपके विनम्र सेवक को सौंपा जाना चाहिए। मैं आपको निश्चित रूप से संतोषजनक उत्तर दूंगी। महारानी ने हताशापूर्वक विनती की। वह महिला बेहद दृढ़ और अड़ियल थी। सम्राट का समर्थन मिलने पर कौन जाने कि वह कौन-कौन से पुराने राज उजागर कर देगी। इसलिए जांच का जिम्मा लेडी जिया पर नहीं छोड़ा जा सकता। झाव जुनियाओं के चेहरे पर थोड़ी सी कठिनाई झलक रही थी, लेकिन महारानी पहले ही उठकर उनके सामने घुटने टेक कर अपनी विनती करने लगी। महाराज, 6 महलों के प्रमुख होने के नाते महारानी से जुड़ा यह मामला मेरी लापरवाही के कारण हुआ है। कृपया अपने सेवक को मेरी गलती का प्रायश्चित करने, असली अपराधी को ढूंढने और लेडी शिया को न्याय दिलाने की अनुमति दें। महारानी ने अत्यंत गंभीरता से बात की। उनके शब्दों में एक तीव्र हताशा और स्पष्ट चिंता दोनों झलक रही थी। झाव जुनियाओं ने जमीन पर घुटने टेककर बैठी महारानी को देखा और फिर हिचकिचाते हुए कहा, महारानी की बात में दम है। हालांकि जब सम्राट ने देखा कि अब भी उनकी बात नहीं मानी तो महारानी ने व्याकुलता में आकर दिखावा छोड़ दिया और सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। महाराज, ये वास्तव में मेरा कर्तव्य है, कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। झाव जुनियाओं ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। तो फिर यह मामला महारानी को सौंपा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि महारानी मुझे निराश नहीं करेगी। इतना कहकर झाव जुनियाओ खड़ा हुआ और चला गया। जब वह शिया रुकिन के पास पहुंचा तो एक पल के लिए रुका, उस पर एक नजर डाली और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। महाराज, विदाई। जैसे ही वह भव्य हॉल से बाहर निकला, उसके पीछे उपपत्नियों की आवाजें गूंजने लगी। यू लैंग की मदद से महारानी खड़ी हुई। उन्होंने मुड़कर नीचे घुटनों के बल बैठे लोगों को देखा और भावहीन स्वर में कहा, आप सब उठो, अगर और कोई चारा न हो तो आप जा सकते हैं। बोलने के बाद उसने बाकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और यू लैंग के हाथ के सहारे भीतरी कक्ष में प्रवेश कर गई। एक पल के लिए एक दूसरे को देखने के बाद अन्य रखेलें भी उठी और तितर-बितर हो गईं। वापस लौटते समय ज़िया रुकिन सड़क पर चलने लगी। वह जल्दी से महारानी हुईपेन के पास पहुंची और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं सेविका महारानी हुईपेन को मेरी ओर से बोलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। महारानी हुईपेन ने अपने कदम धीमे किए, हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस सच कह रही थी। शिया रुकिन ने जोर देकर कहा, कई लोग सच्चाई जानते हैं, फिर भी केवल महाराज ने ही मेरे लिए आवाज उठाई। उनकी जिद देखकर महारानी हुईपेन ने और कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ देर साथ-साथ चली। कुछ पल बातें करने के बाद एक चौराहे पर अलग हो गई। जियाओवेग हॉल के अंदर महारानी भीतरी कक्ष में लौट आई और सोफे पर लेकर स्थिति को समझने की कोशिश करने लगी। सम्राट को संतुष्ट करने के लिए उसे इस मामले में क्या करना चाहिए? जाहिर है वह जानती थी कि लेडी जिया असली दोषी नहीं है और सम्राट भी यह जानते होंगे। ऐसा लगता है कि लेडी जिया ने सचमुच सम्राट का दिल जीत लिया है। सम्राट का इस तरह किसी की रक्षा करना हरम में उसने ऐसा पहली बार देखा है। ये जगह सचमुच ऐसी है जहाँ केवल नए लोगों की हंसी सुनाई देती है, बूढ़ों का रोना नहीं। महारानी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जब कुलीन पत्नी ने पहली बार पूर्वी महल में प्रवेश किया था तो वह कितनी शान और सम्मान की पात्र थी। युवराज की पत्नी होने के बावजूद मैं एक साधारण पत्नी के दबाव से लगभग घुट रही थी। किसने सोचा था कि अब कुलीन पत्नी भी सम्मान से वंचित हो जाएंगी? एक सम्मानित महिला के सामने यूं ही दब जाना। जब महारानी अंतिम शब्द पर पहुंची तो उन्होंने लगभग अपने दांत पीस लिए। उनके नाखून उनकी त्वचा में धंस गए। उसकी बारी कब आएगी गौरव की? सम्राट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद उसे कभी कृपा प्राप्त न हो, लेकिन अभी भी सब ठीक है। एक महारानी के रूप में उसने कभी प्रेम की लालसा नहीं की। वह तो केवल पदवी चाहती है, हरम में सर्वोच्च पद। उसे जल्द ही एक संतान की आवश्यकता है। संतान होने पर ही उसकी स्थिति सुरक्षित होगी। ये सोचते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। सम्राट, जब तक मैं साम्राज्य हूँ, आप मुझे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं रहने दे सकते। आपको हमेशा मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं साम्राज्य हूँ और आपको आना ही होगा। वैतपुत्र के बिना दरबार भी स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगी। जब आदरणीय महिला हो लौटी तो उनके चेहरे का रंग लगभग फीका पड़ गया था। लीजिंग पवेलियन पहुंचते ही वह सोफे पर गिर पड़ी, जैसे अचंभित और खोई खोई सी। लू झू उनकी देखभाल करने आई। उनका पीलापन देखकर उसने पूछा, महामहिम, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्या मैं शाही चिकित्सक को बुलाकर आपकी जांच करवा लूं? आदरणीय लेडी हू ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। लू कुछ हैरान थी। क्या बात है मेरी मालकिन, हमसे क्यों नहीं पूछती? आदरणीय लेडी हू अभी खाली निगाहों से घूर रही थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। हालांकि महल की दोनों दासियां चिंतित थी, लेकिन वे असमंजस में थी। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी अचानक आदरणीय लेडी हू बोल पड़ी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।